हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोनोपोली अगर किसी इकोनॉमी में हो गई तो फिर उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक इकोनॉमी में क्या होता है। एक इकोनॉमी में होती है गवर्नमेंट। एक हो गई, मान लेते हैं मोनोपोली कंपनी। मोनोपोली कंपनी। और दूसरे हो गए जो सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं, सर्विस सेक्टर वाले लोग। और साथ में हो गए बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बाकी सारी, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर फार्मिंग है या अदर सारी कंपनी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। ठीक है, एंड अदर्स, अदर कंपनियाँ यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो इस एग्जाम्पल के जरिए हम ये देखेंगे कि मोनोपोली का क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा एक इकोनॉमी पर। मान लेते हैं कि एक मोनोपोली कंपनी है और इसकी मोनोपोली है टेलीकॉम में। टेलीकॉम सेक्टर पर इसका राज है, साथ में रिटेल सेक्टर पर इसका राज है। रिटेलर्स पर इसका राज चलता है, टेलीकॉम पे राज है, रिटेलर पे राज है। और एक है गवर्नमेंट, एक है मोनोपोली कंपनी, और बाकी है सर्विस सेक्टर वाले लोग प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो फार्मिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो अब देखिए क्या क्या होगा और क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, ईयर वन, ईयर वन से स्टार्ट करते हैं कि ईयर वन स्टार्ट हो गया। ईयर वन में क्या हुआ, मोनोपोली कंपनी सर्विस सेक्टर वालों को टेलीकॉम की सर्विस देगी, अपनी रिटेल की सर्विस देगी। साथ में मोनोपोली कंपनी टैक्स पे करेगी। सर्विस सेक्टर वाले लोग क्या करेंगे, सर्विस सेक्टर वाले लोग मोनोपोली कंपनी को सर्विस देंगे, वो भी टैक्स पे करेंगे। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग और फार्मिंग या फिर अदर जो सेक्टर्स हैं, अदर सेक्टर्स हैं, वो भी ऐसे ही अपना काम करेंगे। वो भी मोनोपोली कंपनी को सर्विस देंगे, वो गवर्नमेंट को सर्विस देंगे, गवर्नमेंट को मतलब टैक्स पे करेंगे। और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उन पैसों को वहीं के वहीं खर्च कर देगी, या मतलब सब पे खर्च कर देगी, सब लोगों पे खर्च कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे कि ये हो गई मोनोपोली कंपनी। मोनोपोली कंपनी ने क्या करा कि सर्विस सेक्टर वाले लोगों को अपनी सर्विस दी। फॉर एग्जाम्पल के लिए रुपीज़ 1000 की, 1000 की सर्विस दी पूरे साल में। 1000 पे साथ में टैक्स पे कर दिया कंपनी को, मतलब गवर्नमेंट को 30 रुपए का। अब सर्विस सेक्टर वाले लोगों ने क्या करा, देखो मोनोपोली कंपनी ने सर्विस दी और 30 रुपए का टैक्स पे कर दिया। तो हम ये मान के चलते हैं मोनोपोली कंपनी के पास बचा कितना, देखो 1000 माइनस 30, उसके पास बचा 300 कर देते हैं इसे। उसके पास 700 रुपये आ गए, मोनोपोली कंपनी के पास 700 रुपये आ गए। अब सर्विस सेक्टर वाले लोगों ने क्या करा, सर्विस सेक्टर वाले लोगों ने भी सर्विस देनी चाहिए मोनोपोली को, और साथ में उन्होंने गवर्नमेंट को भी सर्विस दी, गवर्नमेंट को भी सर्विस दी। जो मैं सर्विस सेक्टर वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग भी है, फार्मिंग भी है। तो जो सब बाकी जो बचे सेक्टर्स, जैसे कि सर्विस सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन्होंने मोनोपोली कंपनी को सर्विस दी, इन्होंने टैक्स पे करा। अब देखिए डिमांड सप्लाई का खेल चलता है। जितना पब मान लेते हैं कि इकोनॉमी में, टोटल इकोनॉमी में पैसा जो चल रहा था, पूरे सब लोगों के पास सिर्फ 2000 रुपये थे। पूरी कंट्री में सबके पास सिर्फ 2000 रुपये थे। पूरी कंट्री में सबके पास सिर्फ 2000 रुपये थे। अब देखिए कि 1000 रुपये थे सर्विस सेक्टर वालों के पास स्टार्टिंग में। ठीक है, ये मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं कि 1000 रुपये थे। तो अभी ये मैं इसे मिटा देता हूँ। अभी मैं इसे मिटा रहा हूँ जरा, ये जो 1000 मैंने लिखा है, क्या ये कुछ दिक्कत दे रहा है, थोड़ा कंप्यूटर स्लो चल रहा है। क्या कंप्यूटर तो है ही स्लो, इंसान से स्लो है कंप्यूटर। ये देखिए रब भी नहीं कर पा रहा है। तो फिर
हमने स्टार्टिंग में क्या देखा कि मोनोपोली कंपनी के पास थे 1000 रुपये, मतलब 1000 रुपये पहले पड़े थे और उसके बाद 700 रुपये और आ गए। मोनोपोली कंपनी के पास 700 रुपये और आ गए। देखो क्या था हिसाब, देखो मैं हिसाब बताता हूँ। मोनोपोली कंपनी के पास थे शुरू में 1000 रुपये, उसने सर्विस दे दी, 1000 रुपये की सर्विस दे दी उसने और 30 रुपये का टैक्स दे दिया। तो देखो 1000 रुपये थे, 1000 रुपये और आ गए और साथ में सर्विस दे दी, 300 रुपये की सर्विस दे दी। और देखो सर्विस सेक्टर वाले लोगों के पास क्या था, सर्विस सेक्टर वाले लोगों के पास था 1000 रुपये स्टार्टिंग में। उन्होंने उसमें से मोनोपोली जो कंपनी है उसे 1000 रुपये दे दिए, समझ गए, 1000 रुपये दे दिए मोनोपोली कंपनी को, टैक्स के साथ दिए, टैक्स मिला के उन्होंने मोनोपोली कंपनी को 1000 रुपये दे दिए। अब देखो क्या होगा, ये मैंने थोड़ा इसमें से टैक्स का भी हिसाब रख रखा है। अगर मैं बिना टैक्स का हिसाब कैलकुलेट करके बताऊंगा तो वो भी सही रहेगा, पर इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं टैक्स को इंक्लूड करके चल रहा हूँ। मान लो सर्विस सेक्टर वाले के पास 1000 रुपये थे, 1000 रुपये उन्होंने मोनोपोली कंपनी को दे दिए ताकि उनकी सर्विस ले सकें। अब जो सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं ये काम भी करेंगे और पैसे भी कमाएंगे। अब देखो इन्होंने मोनोपोली कंपनी को अपनी सर्विस दी, हम भाई मोनोपोली कंपनी को देंगे ना, हम उनके यहाँ काम करेंगे। तो हमने कहा कि हमने 1000 रुपये की सर्विस मोनोपोली कंपनी को दे दी और टैक्स भी हमने पे कर दिया, 300 रुपये का, 300 रुपये का टैक्स पे कर दिया। तो गवर्नमेंट के पास क्या आया, देखो गवर्नमेंट के पास आया 300 और 300, तो गवर्नमेंट के पास आ गए 600 रुपये, 600 रुपये गवर्नमेंट के पास आ गए। सर्विस सेक्टर वाले लोगों के पास क्या आया, देखो सर्विस सेक्टर वाले लोगों के पास क्या था कि उनके पास 1000 रुपये थे, 1000 उन्होंने प्लस 1000 उन्होंने मोनोपोली को सर्विस दे दी। अब उन्होंने मोनोपोली कंपनी से जो सामान खरीदा कितने का था, एक तो 300 रुपये का टैक्स भी पे करा। तो सबसे पहले देखो 300 रुपये का टैक्स माइनस कर दिया मैंने, और भी माइनस करो 1000 रुपये, तो जो ये बाकी सेक्टर्स बचे इनके पास भी 700 रुपये बाकी रह गए, बैलेंस रह गए। मोनोपोली कंपनी के पास देखो क्या था, मोनोपोली कंपनी ने भी सर्विस ली 1000 रुपये की, तो 1000 माइनस कर दो, मोनोपोली कंपनी के पास भी 700 रुपये रह गए। गवर्नमेंट के पास 600 रुपये आ गए। अब गवर्नमेंट भी क्या करेगी, गवर्नमेंट भी तो इस पैसे को खर्च ही करेगी। गवर्नमेंट ने ये पैसा खर्च करा और सब में ये पैसा बट गया। ऐसे सिंपल सा ये बिल्कुल हिसाब रहा कि गवर्नमेंट ने ये पैसा खर्च कर दिया और ये पैसा सब में बट गया। अब आई अगले क्वार्टर की बारी, अब अगले क्वार्टर की बारी आई। अगले जो साल है, अगले साल आया ईयर 2। ईयर 2 में देखिए क्या होगा। ईयर 2 में मोनोपोली कंपनी जो है, एक तो मोनोपोली कंपनी हो गई और एक अदर सेक्टर्स हो गए। अदर में देखियो सर्विस भी आएगा और जो अदर सेक्टर्स हैं वो भी आएंगे, इंक्लूडिंग सर्विस है, अदर सेक्टर्स भी आएंगे और यहाँ पे गवर्नमेंट है। साल जो ईयर 1 था वो एकदम बढ़िया चला। ईयर 1 में हमने ये एजम्पशन ली कि जो गवर्नमेंट ने जो मोनोपोली कंपनी से 300 रुपये कमाए थे, उन्होंने मोनोपोली पे भी 300 रुपये खर्च कर दिए। 300 रुपये उन्होंने मोनोपोली कंपनी पे खर्च कर दिए गवर्नमेंट ने, और अदर सेक्टर्स पे भी ऐसा खर्च करा। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट, मोनोपोली और अदर सेक्टर।
अब ईयर 2 में क्या करा, मोनोपोली कंपनी ने कहा कि हमारे पास तो कम पैसा है, हमें तो बाकी सेक्टर्स भी खरीदना है, हमें तो और एक्सपेंशन करना है, तो हमें बाकी सेक्टर्स को भी खरीदना है, अदर सेक्टर जैसे कि फार्मिंग फार्मिंग में जाना, हमें एजुकेशन सेक्टर्स में घुसना है, हमें एजुकेशन सेक्टर में घुसना है, हमें फार्मिंग में जाना है। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी रिटेल सेक्टर्स में हैं, हम अभी रिटेल में हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, सामान भी हम ही बनाएंगे, हम ही बेचेंगे। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी जाना चाह रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी जाना चाह रहे हैं। पर मोनोपोली कंपनी के पास क्या है कि पैसे की कमी है। देखो इन्होंने पिछले साल जितना पैसा कमाया था, उतना ही पैसा इनके पास वापस आ गया। देखो गवर्नमेंट ने क्या करा था, गवर्नमेंट ने 300 रुपये का खर्चा इन पे कर दिया, गवर्नमेंट ने अदर सेक्टर्स पे भी 300 रुपये का खर्चा कर दिया। तो मोनोपोली कंपनी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, प्राइस बढ़ा दो अपने, जो हमने सर्विस देते हैं इन्हें, अब हम 1100 रुपये की सर्विस देंगे। अदर सेक्टर्स वालों ने कहा कि नहीं, ये तो गलत है, हमें तो ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। हम वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे, ऑब्जेक्शन उठा कि अदर सेक्टर्स ने भी कहा हम भी अपने पैसे बढ़ा देंगे, हम भी अगर मोनोपोली को कुछ सामान बेचेंगे तो हम भी ज़्यादा में बेचेंगे। अब क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हम तुम्हें 300, हम तुम्हें 1000 या हम भी 1100 में बेचेंगे। पर मोनोपोली ने बात नहीं मानी, उन्होंने कहा कि कोई नहीं, एक आदमी जो है वो अगर 1100 में बेच रहा है तो दूसरा आदमी तो तैयार हो जाएगा, क्योंकि अदर सेक्टर्स जो हैं इनमें काफ़ी सारे सेलर्स हैं, इनमें नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर। तो एक आदमी अगर तैयार नहीं होगा तो दूसरा तैयार हो जाएगा, दूसरा तैयार नहीं होगा तो तीसरा तैयार हो जाएगा। तो अदर सेक्टर्स को मजबूरी में अपनी सर्विस देनी पड़ेगी 1000 रुपये में। मोनोपोली कंपनी के पास आ गए 1100 रुपये, मोनोपोली कंपनी के पास से गए कितने, 1000 रुपये। अब ये मोनोपोली कंपनी टैक्स पे करेगी, ये 1100 पर 330 रुपये, अदर सेक्टर्स वाले पे करेंगे टैक्स 300 रुपये। मोनोपोली कंपनी के पास देखो बचा क्या क्या। अब ये कंपनी के पास बचा क्या क्या, ये देखते हैं हम। 1000 रुपये पहले थे, 1000 रुपये की उन्होंने सर्विस ले ली, और 1100 रुपये उनके पास वापस आ गए। तो मोनोपोली कंपनी के पास क्या आया, 1100 रुपये माइनस 300, और फिर माइनस कर देंगे जो गवर्नमेंट इन्हें इन्हें भी तो सर्विस देगी, गवर्नमेंट ने मोनोपोली से पैसा लिया तो फिर वो उन्हें सर्विस भी तो देगी, तो मोनोपोली कंपनी को भी सर्विस देगी, अदर सेक्टर्स को भी सर्विस देगी। अब हम ये मान के चलते हैं कि 330 प्लस 300 कितना हो गया, 630। 630 में से हम ये मानते हैं कि 315 315 ऐसा करके गवर्नमेंट ने बांट दिए सब में, 315 बांट दिए, यहाँ 315 बांट दिए, तो वो 315 मोनोपोली के पास 315 रुपये की सर्विस भी आ गई, एक तरीके से 315 रुपये ही आ गए। अब क्या हुआ कि 315 रुपये आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करा, मोनोपोली कंपनी से कुछ सर्विस परचेज करी, वो उन्हें अदर सेक्टर्स में बांट दिया। -330 प्लस 315, मोनोपोली कंपनी के पास आखिर में बचे 1085 रुपीज मोनोपोली कंपनी के पास बच गए। मोनोपोली कंपनी ने 85 रुपीज अपने बचा लिए। अब अदर सेक्टर्स का क्या हाल है देखते हैं। देखो अदर सेक्टर्स में क्या हुआ कि इनके पास 1000 रुपये थे, मोनोपोली कंपनी को 1100 रुपये दे दिए, साथ में 1000 रुपये कमाए भी इस साल, और साथ में गवर्नमेंट से मिले 315 रुपये, और फिर माइनस कर देंगे जो 300 रुपये की हमने टैक्स पे करा, तो 1000 इसमें से माइनस कर दो 1100, इसमें प्लस कर दो 1000, इसमें प्लस कर दो 315 और माइनस कर दो 300। तो यहाँ पर आएगा कि जो अदर सेक्टर्स हैं उनके पास से 85 रुपीज कम हो गए, माइनस चले गए, हमारे पास से कम हुए, मोनोपोली कंपनी के पास पहुंच गए।
तो अब आते हैं ईयर 3 पर। ईयर 3 पर आते हैं। देखो ईयर 3 भी ऐसे ही करवाऊंगा मैं जल्दी से जल्दी। देखो गवर्नमेंट, मोनोपोली और अदर सेक्टर्स। गवर्नमेंट, मोनोपोली और अदर सेक्टर। मोनोपोली कंपनी ने इस बार भी क्या करा, 1100 रुपये में सर्विस दी अदर सेक्टर्स वालों से, और सर्विस कम में खरीदी। मतलब अपनी सर्विस तो दे रहा है 1100 रुपये में, उनकी सर्विस ले रहे हैं 1000 रुपये में। फायदा कितना हो रहा है? फायदा हो रहा है 100 रुपये फायदा हो रहा है, जिसमें से 15 रुपये का टैक्स माइनस हो रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट के पास इस बार, गवर्नमेंट, अदर सेक्टर्स और मोनोपोली, मोनोपोली कंपनी ने इस बार भी 85 रुपीज़ कमा दिए। 85 रुपीज़ एक्स्ट्रा अपने खाते में जोड़ लिए। सो 1085 थे इसके पास, प्लस 85 और कर दो। और अदर सेक्टर्स के पास थे 915, और इसमें से माइनस कर दो फिर से 85। तो जो ईयर 3 आएगा, ईयर 3 में फिर अदर सेक्टर्स के पास पैसा कम हो गया, और मोनोपोली कंपनी जो रिटेल, जो टेलीकॉम में काम कर रही है, ई कॉमर्स में काम कर रही है, उसके पास पैसा फिर से बढ़ गया। 1085 प्लस 85 इजिकल टू 1170, और यहाँ पर 915 माइनस 85 830। देखो घाटा, यहाँ पे पैसा कम हो रहा है, यहाँ पे पैसा कम हो रहा है, यहाँ पे पैसा बढ़ रहा है। अब ऐसा ही हम ईयर 4 में भी मान लेते हैं। ईयर 4 में भी ऐसे ही हो गया, क्योंकि इसे रोकने वाला तो कोई नहीं है। तो 1170 प्लस 85। अब देखो क्या हुआ। ईयर 4 में मान लेते हैं कि अब देखो जैसे धीरे धीरे अदर सेक्टर्स का पैसा कम होता जा रहा है। 830 माइनस कर देंगे इसमें से 85, यहाँ पे 85 माइनस कर दिए तो बचे कितने, 745। अब देखो अदर सेक्टर्स के पास पैसा बिल्कुल कम हो गया। अदर सेक्टर्स के पास पैसा बचा 745 का, मोनोपोली कंपनी के पास है 1255 का। सही, सही है बिल्कुल ठीक। ऐसे क्या होगा, अब जो ईयर 4 आएगा, ईयर 5 आएगा, ईयर 5 में भी ऐसे ही मान लो कि ऐसे ही हो गया। अभी मान के चलो 85, तो 1340 और 745 माइनस 85 इजिकल टू 669। अब मोनोपोली कंपनी के पास इतना पैसा है और अदर सेक्टर्स के पास इतना पैसा है। अदर सेक्टर्स का पैसा धीरे धीरे कम हो गया, मोनोपोली कंपनी का पैसा बढ़ गया, क्योंकि अदर सेक्टर्स वाले क्या है, अदर सेक्टर वालों को मजबूरन उससे ही खरीदना पड़ रहा है। तो मोनोपोली कंपनी के पास कोई कंपटीशन नहीं रहा, तो वो जिस प्राइस में चाहे उसी प्राइस में बेच सकती है। अब हम देखेंगे आगे क्या होता है। अब आगे क्या होता है, देखो 669 था, और जो दूसरी थी उसका था 1331 था, शायद 1331 था। ठीक, मोनोपोली कंपनी के पास इतना पैसा था, अदर सेक्टर्स वालों के पास इतना पैसा था। तो फिर देखो क्या होगा ऐसे, जब अदर सेक्टर्स वालों के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे, वो लोन लेने जाएंगे। वो लोन्स लेंगे ताकि उन्हें सामान खरीदने के लिए पैसे आए, उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा। तो जैसे ही वो लोन की डिमांड बढ़ेगी, लोन की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, तो फिर उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इसलिए जैसी लोन की डिमांड बढ़ेगी उसके साथ साथ क्या होगा। और हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ये चीज, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। इसमें हम पढ़ते हैं कि अगर किसी कंट्री में, जैसे कि मान लीजिए यूएसए है और इंडिया है,
अगर हम इंडिया में लोन लेने जाएं तो यहाँ पे लोन मिलता है 12% पर। 12% का ब्याज लगता है पूरे साल का। यूएसए में 2% के करीब लगता है ब्याज। तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी से क्या निकलता है कि उससे एक्सचेंज रेट निकलते हैं। एक कौन सी कंपनी के, कौन सी कंट्री के, जैसे मान लीजिए ये यूएसए है, यहाँ हमारा इंडिया है, यहाँ पे डॉलर चलता है, यहाँ पे डॉलर चलता है, हमारे इंडिया में रुपीस चलता है। अगर किसी कंट्री में जैसे कि यूएसए है, यहाँ पे 2% का इंटरेस्ट रेट है, लोन जो है वो 2% में मिल रहा है। इंडिया में लोन जो है वो मिल रहा है 12% पे। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, आईआरपीटी शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसे। ये कहती है कि जोन सी कंट्री में, इंडिया, जोन सी कंट्री में मतलब इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, अगर रुपीज़ है, मतलब इंटरेस्ट रेट जो इंडिया का है वो ज़्यादा है, और जो यूएसए है इंटरेस्ट रेट वहाँ का कम है, तो उसी का जो एक्सचेंज रेट है वो ज़्यादा आएगा। वो मैं आपको अभी लिख के बताता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट होता है $1 इज इक्वल टू कितनी रुपीज़, हाउ मैनी रुपीज़। $1 में कितने रुपीज़ आते हैं, या फिर कितने रुपीज़ दे के हम $1 परचेज कर सकते हैं। $1 में कितने रुपीज़ आते हैं, या फिर कितने रुपये देकर हम $1 परचेज कर सकते हैं। अभी इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो करंटली वो चल रहा है 74 रुपीज़ के अप्रोक्स 74 चल रहा है। तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी कहती है कि जो फ्यूचर में रेट हैं, जो फॉरवर्ड रेट इसे हम बोलते हैं, फॉरवर्ड रेट जो हैं वो बराबर होंगे स्पॉट रेट के, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो अगर हम फॉरवर्ड रेट निकाल लें, अगर हमारा फॉरवर्ड रेट जो है वो है रुपी पर डॉलर। रुपी पर डॉलर का मतलब क्या है कि कितने रुपये देकर हम $1 परचेज कर सकते हैं। जैसे कि 74 रुपीज़ में हम $1 परचेज कर सकते हैं, तो हम ये लिखेंगे हमारा एक्सचेंज रेट है, जो एक्सचेंज रेट है वो है 74 पर डॉलर, ऐसे लिखेंगे। 74 ऊपर आएगा, रुपया ऊपर आएगा, नीचे आएगा डॉलर, तो हम इसे फॉरवर्ड रेट लिखेंगे रुपये पर डॉलर। तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी कहती है कि अगर फॉरवर्ड रेट हमें निकालना है, मान लीजिए रुपया पर डॉलर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम रखेंगे स्पॉट रेट। स्पॉट रेट का मतलब है जो करंट में रेट चल रहा है, ठीक है, इसे भूल जाओ। करंट में जो रेट चल रहा है वो मैंने आपको अभी बताया 74 चल रहा है, 74 पर डॉलर। इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। तो मैं एक बार दोबारा से सही से लिख के दिखाता हूँ। देखो, फॉरवर्ड रेट निकालना है, तो फॉरवर्ड रेट बराबर होगा स्पॉट रेट, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पॉट रेट किस फॉर्म में लिखेंगे हम, रुपये पर डॉलर लिखेंगे, रुपया ऊपर आएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस जो इंटरेस्ट रेट जो इंडिया में चल रहा है, रुपये इसमें चल रहा है, इंटरेस्ट रेट 12% चल रहा है, तो 12% को हम 0.12 लिख सकते हैं। डिवाइड कर देंगे 1 प्लस 0.02, जो इंटरेस्ट रेट दूसरी कंट्री में चल रहा है, मतलब यूएसए, अगर हमने डॉलर लिया है तो यूएसए में क्या रेट चल रहा है। इससे हमारा क्या आएगा, अगर हमने ये जो टाइम पीरियड है, मतलब ये जो इंटरेस्ट रेट लिया है, ये हमने 1 साल का लिया है, 1 ईयर का लिया है, तो इससे हमारा जो फॉरवर्ड रेट आ जाएगा 1 ईयर बाद, मतलब 1 साल बाद। जैसे ये 1 ईयर का टाइम है, तो अभी जो है रेट चल रहा है वो है 74 पर $1, पर $1 1। इससे हमारा फॉरवर्ड रेट आ जाएगा, इससे हमारा कि 1 साल बाद हमारा एक्सचेंज रेट क्या चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 74, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1.12 से, डिवाइड कर देंगे 1.02 से। तो करके दिखाता हूँ मैं इसे, 74 इंटू 1.12 डिवाइडेड बाय 1.02। इससे हमारा आ जाएगा एक्सचेंज रेट 81.25, 81.25।
एक्सचेंज रेट के और भी फैक्टर्स होते हैं जिससे एक्सचेंज रेट कैलकुलेट होता है। एक्सचेंज रेट के मतलब और भी फैक्टर्स होते हैं जिससे एक्सचेंज रेट इफेक्ट होता है। ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी एक उन्हीं में से ही एक फैक्टर है, उन्हीं में से ही एक फैक्टर है। तो मैंने आपको ये बताया। तो हम बात कर रहे थे कि अब देखो अभी इससे क्या हुआ। अभी हम बात कर रहे थे कि लोन का जो अगर मोनोपोली रहेगी तो उससे लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। लोगों के पास जब पैसा कम होगा तो वो लोन लेने जाएंगे। अगर वो लोन लेने जाएंगे तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो इससे डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, रुपीस की वैल्यू कम हो जाएगी। हमने अभी देखा कि एक्सचेंज रेट हाई हो गया। पहले 74 रुपीज में $1 मिल रहा था, अब 81.25 में $1 मिलेगा। $81.25 में $1 मिलेगा। तो इससे क्या है, इससे हमारा जो है रुपीस की वैल्यू कम हो जाएगी, हमारी कंट्री की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। हम कम कम हमें ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। अगर हमें कोई बाहर से चीज़ इंपोर्ट करनी है तो फिर हमें ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। उससे हमारी कंट्री की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अब और चीज़ देखते हैं। तो हम अपने एग्जाम्पल पे थे कि मोनोपोली, अदर सेक्टर, गवर्नमेंट। मोनोपोली कंपनी सर्विस दे रही है, गवर्नमेंट अदर सेक्टर्स भी सर्विस दे रहे हैं, मोनोपोली भी टैक्स दे रही है गवर्नमेंट को, और भी गवर्नमेंट सबको फायदा पहुंचा रही है। पर हमने अपने एग्जाम्पल में ये देखा कि मोनोपोली कंपनी ज़्यादा पैसा लोगों से ले सकती है, क्योंकि उसके पास एक क्या कहते हैं बेनिफिट है, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहा। अब देखो जैसे ही मोनोपोली कंपनी के पास रुपये थे, कितने रुपए थे, वन वन 1331 थे, और अदर सेक्टर्स के पास थे 669। अदर सेक्टर्स के पास इतने रुपया बचा था। तो मोनोपोली कंपनी ने क्या करा कि अदर सेक्टर से एक बड़ा सेक्टर परचेज कर लिया, बड़े सेक्टर में घुस गए। या तो वो बड़े सेक्टर को परचेज करेंगे या फिर अपना उनका जो खजाना है, जैसे 1331 उनके पास बहुत पैसा है, आ गया, इकट्ठा कर लिया 2-3 सालों में ज़्यादा पैसे चार्ज करके लोगों से, और उस पैसों को इस्तेमाल करेंगे कि हम मान लो जैसे कि हम एजुकेशन सेक्टर में घुसना चाहते हैं, तो वो एजुकेशन सेक्टर में घुस जाएंगे। वो एजुकेशन सेक्टर को या तो एक काम करेंगे या तो वो परचेज करेंगे, परचेज कर लिया, ज़्यादा पैसा है। या फिर वो क्या करेंगे, वो एजुकेशन सेक्टर में घुस जाएंगे और फिर ज़्यादा पैसे देंगे, मतलब चीप प्राइसिंग करेंगे। प्रेडिटरी प्राइसिंग बोलते हैं, प्रेडिटरी प्राइसिंग। प्रेडिटरी प्राइसिंग होती है कि अपनी कोस्ट से भी नीचे सामान बेचना। हमारी जितनी कॉस्ट आ रही है हम उससे भी नीचे सामान बेच रहे हैं, ताकि दूसरे वाले का कस्टमर, जो दूसरे के कस्टमर है, वो हमारे पास आ जाए और दूसरे की दुकान बर्बाद हो जाए, ताकि हम आराम से राज कर सकें। ये बिजनेस एथिक्स नहीं होता है। एक जो हमारी जो इकोनॉमी है वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। हमारी जो कंट्री है वो है सोशलिस्ट, मतलब सबके बारे में सोचने वाली। हम सबके बारे में सोचते हैं। पर ये जो तरीका है किसी के बिजनेस को बर्बाद करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर हमें बिजनेस बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इनोवेशन करना चाहिए। इनोवेशन करके हम दूसरे का बिजनेस अगर कम कर रहे हैं, अगर हम इनोवेशन करके अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं और दूसरे कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा मेथड है। अगर हम अच्छी सर्विस दे रहे हैं, अच्छी सर्विस दे रहे हैं, बहुत पुराने पुराने सालों से सर्विस देते हुए आए हैं, और इसकी वजह से हमारा कस्टमर बेस बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छा तरीका है। या फिर है कि हमारी कंपनी ने आज तक कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बेचा, हमारी कंपनी टाइम पे सामान डिलीवर कर देती है,
या फिर हमारी कंपनी बहुत अच्छी चैरिटी में पैसा इन्वेस्ट करती है, तो इससे हमारी कंपनी की गुडविल बढ़ी हुई है, गुडविल अच्छी है हमारी कंपनी की, तो लोगों को हमारी कंपनी इसलिए पसंद है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, हमारी कंपनी के पास ज़्यादा कस्टमर आते हैं। पर ये बिल्कुल ही गलत तरीका है कि हम क्या करें, हम सबसे स्टार्टिंग में हम करें सबसे पहले चीप में सामान बेचें। हम मान लो लॉस भी कर रहे हैं, हम अपनी कंपनी का लॉस करते जाएं, हम लॉस में सामान बेचें, पहले स्टार्टिंग में लॉस में सामान बेचें, ताकि अदर कंपनीज जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना बिजनेस स्टार्ट करा, लोगों को अच्छी सर्विस देते गए, उसमें छोटे लोग भी आ सकते हैं, बड़े लोग भी आ सकते हैं, सबने अपनी सर्विस दे रहे हैं। और हमने क्या करा, हम सेक्टर में घुस गए। जैसे कि मान लो कोई टेलीकॉम सेक्टर है या फिर रिटेल सेक्टर है, रिटेल सेक्टर, ई कॉमर्स भी मान लो, ई कॉमर्स जो है, हम उसमें घुस गए और शुरुआत में क्या करा, चीप में सामान बेचना चालू करा। हमारी जितनी कॉस्ट नहीं आ रही, हम उससे भी कम में सामान बेच रहे हैं। हमारी जितनी कॉस्ट नहीं आ रही है, पर हम उससे भी कम में सामान बेचेंगे, ताकि उससे क्या हो जाए, दूसरी कंपनियां जिनके पास पैसा नहीं है, समझो जिनके पास पैसा नहीं है, उन कंपनियों को बाहर फेंक दें, निकाल के उन कंपनियों को बाहर भेज दें, ताकि जो है हमारे जो सेक्टर है टेलीकॉम सेक्टर, उसमें एक ही कंपनी बचे। टेलीकॉम सेक्टर, ई कॉमर्स सेक्टर, ई कॉमर्स सेक्टर, इसमें एक ही कंपनी बचे, ओनली वन कंपनी, इसमें एक ही कंपनी बचे, ताकि वो फिर अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करे और मालिक हो जाए उस सेक्टर की। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो कंपनी अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करेगी, दूसरी कंपनियां वहां पर आना पसंद नहीं करेंगी, उस सेक्टर में क्यों नहीं आ सकती। सबसे पहली बात मैं बताता हूँ, क्योंकि उनके पास फंड नहीं रहेंगे, उनके सारे फंड खत्म हो चुके होंगे। जो कोई भी जो नए जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स वहां नहीं जाएंगे। स्टार्टअप वहां क्यों नहीं जाएंगे, स्टार्टअप नहीं आना चाहेंगे वहां पर, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती हैं, उनमें क्या होता है, ऐसी कंपनीज होती हैं कि वो स्टार्टअप ने जो सामान बनाया, जैसे कोई इनोवेशन करी, तो वो उसकी कॉपी कर लेते हैं और अपना ही प्रोडक्ट बना देते हैं, और उसी को सप्लाई करने लग जाते हैं। ऐसे बहुत एग्जांपल मिलेंगे कि एक स्टार्टअप है, स्टार्ट हो गया, वो अच्छी सर्विस दे रहा था, तो दूसरी कंपनी जो बड़ी कंपनी है, उसने भी वही सर्विस देनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसे क्योंकि जो उसे उस सेक्टर पे भी कब्जा जमाना था। तो बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि वो स्टार्टअप पे नजर रखती हैं कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमें कहाँ पे ज्यादा फायदा मिल सकता है, और वो उसी सेक्टर को कब्जा कर लेती हैं, क्योंकि उनके पास फंड बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूज फंड होता है। वो लोन ले लेती हैं बैंक से उन्हें लोन भी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को लोन मिल जाता है, छोटे स्टार्टअप को लोन नहीं मिलता है। हमारे इंडिया में स्टार्टअप्स को लोन लेने के लिए चाइना जाना पड़ता है। चाइ ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो इंडिया में स्टार्ट हुई, जैसे पेटीएम इंडिया में स्टार्ट हुई, फ्लिपकार्ट इंडिया में स्टार्ट हुई, पर इंडिया वाले जो बैंक्स ने उन्हें लोन क्यों नहीं दिया। अगर बैंक्स ने उन्हें लोन दिया हुआ होता, तो फिर इन कंपनियों को चाइना से लोन नहीं लेना पड़ता, हमारी कंपनियां इंडिया में ही रहती, पर ऐसा नहीं हुआ। तो बैंकों को भी इंडिया को लोन देना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है, उसकी वजह से स्टार्टअप को फंड क्यों नहीं मिल पाया। जो हमारी स्कीम लॉन्च हुई थी स्टार्टअप इंडिया, उसकी वजह से लोन क्यों नहीं मिला। हमारे बैंक्स जो हैं इंडिया में, वो भी गहरे कर्ज में डूबे पड़े हैं। हमारी इकोनॉमी इस वक्त बहुत डाउन चल रही है, कोरोना वायरस से पहले भी डाउन थी। अगर किसी को ये लगता है कि कोरोना वायरस की वजह से डाउन है, नहीं, कोरोना वायरस से भी पहले से ही
वो हमारी जीडीपी जो है वो ऐसे गिर रही थी धीरे धीरे। कोरोना वायरस के चलते हुए वो 20% नेगेटिव गई है, 20% के करीब नेगेटिव गई है, ऐसी कोई रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। तो उन्हें आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एक तो मोनोपोली क्यों फायदेमंद नहीं रही, हमने अभी देखा। पर अभी हम ये भी देखेंगे कि मोनोपोली जो है वो एक तो अच्छी नहीं है, पहली बात तो मोनोपोली अच्छी नहीं है। पर मोनोपोली रेलवे में क्यों अच्छी है, देखो रेलवे रेलवे जो है वो सरकार की कंपनी है। रेलवे जो है वो सरकार की कंपनी है, पर यहाँ पर मोनोपोली के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, रेलवे में थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि जो खाने की सेवा है उसे हम ओपनली टेंडर बांटे। जैसे कि जो रेलवे में जो फूड मिलता है, फूड जो मिलता है वहाँ पर लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं मिलता। मैं तो आज तक फूड वहाँ का खाया नहीं, तो मैं कोई रिव्यू नहीं दे सकता उसके बारे में कि ऐसा खाना मिलता है। पर जो रेलवे का जो फूड है, अगर लोग उसकी उसे पसंद नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट उसे आउटसोर्स कर सकती है, आउटसोर्स कर दे। और आउटसोर्स भी उन कंपनियों को करे कि देखो जैसे कि पहले एक वो बना है टेंडर का बॉक्स, देखो टेंडर का बॉक्स हो गया, काफी सारे लोगों को टेंडर आने लाने का मौका मिले। ये नहीं कि खाली एक ही कंपनी आ रही है। और काफी सारे लोगों से मेरा मतलब है वहाँ के लोकल लोग। अगर कोई एक स्टेशन है, अगर कोई एक स्टेशन है, मान लो एक या दो तीन स्टेशन का कॉम्बो बना लो, ग्रुप बना लो। मान लो तीन स्टेशन है, उनका एक कॉम्बो बन गया, और बाकी तीन है उनका कॉम्बो बन गया, बाकी तीन है उनका कॉम्बो बन गया, बाकी तीन है उनका कॉम्बो बन गया। ऐसे करके वहाँ पे टेंडर बढ़ते हैं कि इस स्टेशन इस कॉम्बो के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो बहुत सारी कंपनियों को बुलाओ अप्लाई करने के लिए। इससे क्या है, सबको मौका मिलेगा। और फिर क्या है, सबकी क्वालिटी चेक करो, साथ में सबके प्राइस डिसाइड करो। ये भी देखो कि कोई बहुत ही ज़्यादा कम पैसे तो चार्ज नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है वो बेकार हो सकती है। हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ये भी देखो कि कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वो कब्जा जमाने के लिए पूरी पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा जमाने के लिए ऐसी वो अपने कोर्स से नीचे तो नहीं बेच रही, कंपटीशन लो लाना पड़ेगा। इतनी सारी चीज़ें हैं। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें कंपटीशन लो लाना पड़ेगा। अमेरिका में अभी अभी 3 महीने पहले वहाँ की जो सरकार है उन्होंने एक एंटी ट्रस्ट कमेटी बनाई। और उसमें क्या हुआ, उन्होंने बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज हैं, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल, एप्पल, चार बड़ी कंपनी के सीईओ और बाकी कंपनी के सीईओ को भी बुलाया। उनका टीवी पे इंटरव्यू चल रहा था, टीवी पे। मतलब सब लोग जैसे वीडियो ऑन कर लेते हैं ना, जूम पे की मीटिंग होती है, जूम की मीटिंग जैसे होती है, तो वहाँ पे जूम पे तो वो सब बैठे थे अपने अपने घरों में, ऑफिसों में, जहाँ पे भी बैठे होंगे। ये बड़े बड़े लोग जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, गूगल और एप्पल, इन सबके सीईओ बैठे हुए थे, जो बहुत अमीर लोग हैं। साथ में जो है वहाँ की सरकार के लोग बैठे हुए थे, वो उनसे डायरेक्ट मीटिंग कर रहे थे, डायरेक्ट सवाल पूछ रहे थे। वहाँ पे एंटी ट्रस्ट कमेटी बनी हुई है। एंटी ट्रस्ट कमेटी का मतलब है कि ये क्या करती है, ये बड़े बड़ी कंपनियों को तोड़ देती है ताकि वो ढंग से काम करें, वो कंपटीशन मार्केट में रहने दे, क्योंकि कंपटीशन से ही लोगों का फायदा होता है। और अगर कोई कंपनी जो है वो कंपटीशन के लॉ को ब्रेक करती है तो वहाँ पे कंपनीज को हैवी पेनल्टी लग जाती है उन पर। अभी मैं देख रहा था, कल कल मैं देख रहा था कि यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन ने गूगल पर फाइन लगाया था। ये तो मैं बहुत पहले से न्यूज़ थी, पर मैंने एक बार और इसी न्यूज़ को मैंने दोबारा देखा। वैसे तो इस न्यूज़ को मैंने बहुत पहले ही देख लिया था, 2 साल पहले की बात है शायद, या 1 साल पहले की बात है, शायद 2 साल ही हो गए, हाँ। तो इसमें क्या करा, यूरोपियन यूनियन ने गूगल पे फाइन लगाया, एक तो $5 बिलियन का, साथ में फाइन लगाया $1.7 बिलियन का।
2 फाइन लगाए यूरोपियन यूनियन ने गूगल पर। एक फाइन तो था, देखो इनमें से एक फाइन तो था कि वो अपनी सर्च में कुछ क्या करता है, मैनिपुलेशन करता है। दूसरा फाइन था कि उसने अपनी एंड्रॉयड का जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी वजह से उनने कंपटीशन को कम करने की कोशिश करी। सिर्फ 2 बातें, अगर हम ये बात देखें, हम ये किसी नॉर्मल बंदे को बताएं तो ये बात उसे लगेगा कि यार उसका एंड्रॉयड सिस्टम है, वो कुछ भी करे। मैं आपको बता देता हूँ पहले कि गूगल ने क्या करने की कोशिश करी थी, मतलब गूगल पे ये आरोप लगे हैं। गूगल पे ये वो आरोप लगाए थे उन्होंने कि उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी। देखो सर्च में क्या करा था उन्होंने, गूगल जो सर्च है वहाँ पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, तो वहाँ के जो लोग थे जब वो सर्च करते थे तो गूगल क्या करता था, गूगल सबसे पहले अपनी साइट खोलता था। मतलब क्या है, सबसे पहले तो देखो गूगल आ जाता है, सबसे पहले google.com आता है। google.com पे हम सर्च मारते हैं, कुछ टाइप करते हैं, वहाँ पर सर्च करते हैं। उसके बाद क्या था, जब वो गूगल ने वहाँ पे क्या है अपनी साइट से वो सामान बेच रहा था, गूगल वहाँ पे सामान बेचना भी स्टार्ट कर दिया था वहाँ पे। जैसे वो शूज़ बेचता था, मान लीजिए शूज़ बेचता था, शूज़। तो फिर किसी ने वहाँ पे शूज़ 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 सर्च करे, और फिर हाँ, ये प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत दे रहा है शू वर्ड। तो देखो इन्होंने शू सर्च करा, किसी ने सर्च करा शू, तो सबसे पहले देखो गूगल की वो खुल जाती थी कि गूगल की कंपनी से यहाँ से परचेस कर लो, गूगल की कंपनी है, यहाँ से परचेस कर लो। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि भाई ये तो गलत बात है। अगर तुम गूगल की सर्च है तुम्हारी, तुम गूगल पे सर्च करवा रहे हो, तो तुम्हारी जो सर्च है, सर्च का जो रिजल्ट है, मतलब जो साइट खुलनी चाहिए वो सबसे बेस्ट सेलर की खुलनी चाहिए। और वहाँ पे और भी सेलर्स थे, पर गूगल क्या करता था, गूगल अपनी ही साइट खोलता था, और उसकी वजह से गूगल की सेल बढ़ गई, गूगल को फायदा हुआ और बाकियों का नुकसान हो रहा था। तो यूरोपियन यूनियन ने उस पर 5 बिलियन या शायद 1.7 बिलियन, दोनों का ही फाइन लगाया था। पर ये नहीं पता, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि $5 बिलियन सर्च पे लगा था या फिर $5 बिलियन एंड्रॉइड की वजह से लगा था, और ये दोनों फाइन ही लगे थे। जैसा मैंने अभी, मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों वीडियोस का लिंक है। दोनों वीडियो न्यूज़ चैनल का लिंक है उनका, उनका वो मिल जाएगा। हाँ, तो जो सर्च की बात कर रहे थे हम, सर्च और एंड्रॉइड। तो सर्च में तो मैंने बता दिया कि ये हो रहा था। एंड्रॉइड में क्या हो रहा था कि गूगल ने कॉन्टैक्ट करा था, गूगल ने कि सैमसंग, जैसे सैमसंग हो गया और बाकी कंपनीज हैं जो फ़ोन बनाती हैं, सैमसंग और जो भी कंपनीज हैं, जैसे एम आई में ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे एम आई ले लो। और ये मुझे नहीं पता कि किन किन कंपनीज के साथ कॉन्टैक्ट करा था, बस इतना पता है कि उनने, गूगल ने कॉन्टैक्ट करा था जो फ़ोन बनाने वाली कंपनियाँ, जैसे कि फ़ोन बनाने वाली कोई कंपनीज हैं, तो उनसे उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन बनाओगे, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन बनाओगे और फिर उसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करोगे, तो उसमें हमारी ऐप, जो गूगल ऐप है, उसे प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा, गूगल सर्च को प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो प्री इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल सर्च को, वरना तुम हमारा एंड्रॉयड सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते, वरना तुम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते। ऐसी कुछ गूगल ने सर्च वो कंडीशन डाली थी, ऐसी कंडीशन डाली थी, या और ये ऐसी कंडीशन डाली थी कि अगर तुम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हो तो फिर प्री इंस्टॉल कर दो एक तो हमारी ऐप को, और साथ में क्या था, अगर तुम नहीं करोगे तो हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा एंड्रॉयड में। तो फिर दो चीज़ें देखी, और यूरोपियन यूनियन ने उस पर फाइन लगा दिया। और ये जो फाइन है ये $5 बिलियन, और ये $1.7 बिलियन, ये इतना ज़्यादा फाइन है। इसे मैंने रुपीज़ क्यों लिख दिया, ये डॉलर है, सॉरी, ये डॉलर है, डॉलर। तो $5 बिलियन और $1.7 बिलियन। तो अगर इस फाइन को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें और रुपीज़ का रेट लें हम 74 रुपीज़ का रेट लें, 74 रुपीज़ पर डॉलर, अगर हम आज के एक्सचेंज रेट से इसे कन्वर्ट करें तो देखो ये कितना बैठेगा। देखो $5 बिलियन, पहले तो बिलियन, बिलियन में कितने जीरो होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने तो जीरो हैं 1 बिलियन में। अब हम 5 को कन्वर्ट करेंगे, देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 74, 370। अब देखो कितने कितने बैठे, कितने पैसे बैठेंगे, देखो
कितने रुपया बैठेगा देखो, ये बैठेगा 37,000 करोड़, मतलब 37,000 करोड़, मतलब 35,000 करोड़, और उसमें 2 करोड़ 2,000 करोड़ और जोड़ दो, इतने रुपीस का तो एक फाइन लगाया, और साथ में 1.7 बिलियन डॉलर्स का फाइन लगाया था। 1.7 इंटू 5 8 0.5 मल्टीप्लाई बाय ये रहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बिल्कुल सही लिखा मैंने। हम्म हम्म हाँ रुकिए जरा, तो मैं अभी कैलकुलेशन करके बताता हूँ। डिवाइड बाय 5 इंटू 1.7 इज इक्वल टू, ये रहा। तो हम कहाँ पे थे, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 9 जीरो लग गई, उसके बाद आ गया 12580, तो ये बैठेगा 12,580 करोड़, 12,580 करोड़ रुपीस, 12,000 करोड़ का फाइन, और एक लगा 35,000 करोड़ का फाइन, सिर्फ इतनी सी गलती पर कि उसने, मतलब अगर हम किसी को बताएंगे तो सब लोग कहेंगे कि यार ये तो मेरा एंड्रॉइड सिस्टम है, मैं कुछ भी करूं, मैं किसी से भी कोई भी कांटेक्ट करूं, पर अगर हम बिजनेस की टर्म्स में जाएं तो ये चीज गलत है, क्योंकि इससे क्या है, इससे लोगों का नुकसान होता है। देखो, अगर जो गूगल का काम है सर्च प्रोवाइड कराना, गूगल का काम है सर्च देना, सर्च हम जो भी सर्च करें वो हमें सही से देना, पर गूगल क्या कर रहा था, गूगल का देखो इस चीज में, सर्च में गूगल की मोनोपोली है, ये तो सब मानते हैं कि खाली वो अकेला ही वो है गूगल जो पूरी सर्च कंट्रोल करता है, मतलब 90% तो मान के चलो कि गूगल से ही सब लोग सर्च करते हैं, इंडिया में तो ये मान लो 95%। बहुत ही कम लोग हैं जो बाकी सर्च इंजन यूज करते हैं, बाकी सर्च इंजन जैसे कि मैं बताता हूँ, बिंग, बिंग.com, आस्क.com, ऐसे याहू करके .com, इतने सारे सर्च इंजन हैं, डक डक गो, ये भी सर्च इंजन है, ऐसे ऐसे, मतलब इतने सारे सर्च इंजन, पर क्या था, गूगल की मोनोपोली थी, तो फिर गूगल ने वहाँ पे क्या करा, वो अपने प्रोडक्ट बेचने चालू कर दिए, अपने सर्च इंजन का फायदा उठाया, और अपनी जो शॉपिंग की वेबसाइट है, गूगल की शॉपिंग की भी वेबसाइट है वहाँ पर यूरोपियन यूनियन में, तो उसने उसे प्रमोट करने की कोशिश करी, और फिर वहाँ पे फाइन लग गया। अब हम एक और चीज देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी अभी रिसेंट में मैंने एक हफ्ते पहले, 1 वीक पहले मैंने न्यूज़ देखी थी कि अमेजन पर फाइन लगने वाला है यूरोपियन यूनियन में। यूएसए में तो कार्रवाई चल रही है एंटी ट्रस्ट लॉ की, एंटी ट्रस्ट लॉ है वहाँ पे। एंटी ट्रस्ट लॉ का मतलब है कि अगर कंपटीशन को नुकसान हो रहा है, अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं रहेगा, तो फिर वहाँ पे लोग कार्रवाई करते हैं। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन ने भी कार्रवाई करी, और अमेजन पर वो ऐसी खबर आ रही है, न्यूज़ है कि वो उस पर $15 बिलियन का फाइन लगाने वाला है, $15 बिलियन का। ये ऐसा मैंने एक करके वीडियो में देखा था कि $15 बिलियन का फाइन लगेगा, पर न्यूज़ है कि अमेजन फाइन लगाएगा, ये ऐसी तो सब न्यूज़ है, पर ऐसा एक ही वीडियो में मिला कि $15 बिलियन तक का फाइन लग सकता है, तो मैंने पूरा बता दिया। ऐसा कोई भी यूट्यूब पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पर, कि ईयू, यूरोपियन यूनियन, अमेजन फाइन, ऐसा लिख के सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा। अगर $15 बिलियन का फाइन लगता है अमेजन पर, तो फिर ये कितना बैठेगा रुपीज में करेंगे तो, अभी हमने देखा था कि
$5 बिलियन का फाइन जो गूगल पे लगाया था, अगर हम उसे आज के डेट में कन्वर्ट करें तो वो बैठा था 37,000। तो 37,000 को हम कन्वर्ट 37,000 के मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये बैठेगा 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ का फाइन लगेगा अमेजन पर, क्योंकि अमेजन के बारे में जो मैंने सुना है, उस जो वहाँ की जो कमीशन है, जो वहाँ की जो यूरोपियन यूनियन में कमीशन है जो फाइन लगाने वाली है, जिसने गूगल पे फाइन लगाया था, एक लेडीज है करके, उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन करी है और फिर वो बता रहे हैं कि अमेजन क्या करता था, अपने जो थर्ड पार्टी सेलर्स हैं, थर्ड पार्टी सेलर्स जो मतलब बाकी जो हम जैसे हम लोग हैं, हम लोग अमेजन पे कोई अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो हम अमेजन पे अपना डाटा डाल देते हैं। अमेजन पे ये आरोप लगे हैं कि अमेजन उस डाटा का यूज करके अपनी जो सेल है उन्हें बढ़ा रहा है, अपनी सेल बढ़ा रहा है। अमेजन उस डाटा का यूज करता है अपनी सेल बढ़ाने के लिए और उससे फायदा होता है अमेजन को। और अमेजन साथ में क्या क्या कर रहा है, प्लस वो क्या करता है, जो थर्ड पार्टी सेलर्स हैं उनके साथ डायरेक्ट कंपटीशन करता है। जैसे हम लोग हैं, हमारे साथ डायरेक्ट कंपटीशन करेगा हमसे ही डाटा चुरा के, मतलब हमसे सीधा जोड़ी, ऐसा करके कुछ हो गया। हाँ, पर ऐसा मैंने उस वीडियो में देखा था कि वो उनसे डाटा चुरा के उन्हीं पे ही इस्तेमाल करता है और अपनी सेल बढ़ाता है। अमेजन का जो, वैसे तो अमेजन पे वहाँ पर प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, और जो जो सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं, मतलब अमेजन के प्रोडक्ट कम है पर अमेजन की ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उसने डाटा में ऐसा वो करा है कि उन्होंने वो कर लिया कि जो उनसे प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल है वो उसे पता चल जाए, क्योंकि उसके पास सारा डाटा रहता है थर्ड पार्टी सेलर का, उसकी खुद की वेबसाइट है। तो ऐसे करके अब उस पर फाइन लगने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया फाइन लगे, मजा आए। ये मैं डिजाइन बनाने लग गया, ऐसे ही खाली बैठा हूँ तो। हाँ, तो हम कहाँ पर थे, ये बढ़िया बन गया डिजाइन, वाइट वाइट, यहाँ पे भी बना देते। तो हम बात कर रहे थे कि अमेजन पे एक तो फाइन लगने वाला है, और हम बात कर रहे थे मोनोपोली की बात करी हमने इस वीडियो में। हमने ये बात करी, हम अब बात करने वाले हैं कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है। हमें इतना फाइन लगाया, बाहर के कंट्रीज ने इन पर इतना फाइन क्यों लगाया, फाइन, फाइंड लिख दिया मैंने, फाइन। इतना फाइन क्यों लगाया जा रहा है इन कंपनीज पर, तो ये इतना ज़रूरी क्यों है, कंपटीशन, कंपटीशन क्यों इतना ज़रूरी है। बाहर की सरकारें क्यों कंपटीशन को इतना महत्व दे रही हैं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, अमेजन का जो यूएसए में जो क्या कहते हैं मार्केट शेयर है, जो उसने ई कॉमर्स में मार्केट शेयर जमाया है अपनी सस्ती प्राइसिंग करके, ई को, जैसे वो इंडिया में प्राइसिंग अब सस्ती कर रहा है, इंडिया में वो सस्ता सामान बेच रहा है, वैसे उसने यूएसए में प्राइसिंग करी थी। उसने यूएसए में एक एक करके कंपटीशन कम करता गया, क्योंकि उसने अपनी प्राइसिंग कम रखी, मतलब अपनी कोर्ट से भी कम प्राइस पे बेचता रहा, इन्वेस्टर से पैसा उठा लिया, बहुत सारा पैसा ले लिया, बहुत सारा पैसा मतलब लोन वोन ले लिया हो या कुछ भी कर लिया हो, और पता नहीं कहाँ से पैसा आया, पर ये है कि अपनी कोर्ट से भी कम पे कौन कब तक बेचेगा। अगर मैं हूँ, मुझे भी कुछ बेचना है तो मैं प्रॉफिट कमाना चाहूंगा, पर वो क्या स्ट्रेटेजी है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि अमेजन क्या कर रहा है, अमेजन प्रेडिटरी प्राइसिंग कर रहा है, प्रेडिटरी प्राइसिंग बोलते हैं कि सस्ता बेचो ताकि बाहर के मतलब कंपटीशन खत्म हो जाए, उसके बाद बढ़िया करके प्राइसिंग बढ़ाएंगे, बढ़िया करके प्रॉफिट कमाएंगे, समझ रहे हो। और फिर कंपटीशन रहेगा नहीं, और फिर अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना आदमी, उसे अपनी वेबसाइट खोलनी है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो अमेजन को टक्कर दे सके। अगर एक इंडस्ट्री है
मैं अभी आपको ये चीज़ और डिटेल में समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अमेजन ने यूएसए में ई कॉमर्स पे अपना वो कर लिया है, कब्जा कर लिया है। इंडिया में भी करने वाला है, इंडिया में भी होने वाला है, प्लस इंडिया में भी होने वाला है, क्योंकि इंडिया में अभी अमेजन टॉप पे चल रहा है। अमेजन जो है वो टॉप पे चल रहा है इस वक्त। उसने धीरे धीरे अपना अमेजन प्राइम कर लिया। अमेजन प्राइम देखो, अमेजन प्राइम क्या करता है, अमेजन की तीन चीज हैं। अमेजन एक तो अमेजन प्राइम से पैसा कमाता है, अमेजन AWS है, अमेजन वेब सर्विस करके है AWS। अमेजन वहां से पैसा कमाता है, अमेजन उससे प्राइम से पैसा कमाता है, प्राइम वीडियो जो करके होती है उसकी। और साथ में अमेजन ई कॉमर्स सेक्टर से पैसा कमाता है। तो इसमें जो नुकसान है ना, वो क्या है कि अमेजन को एक बेनिफिट मिल रहा है कि वो उसका एक अमेजन प्राइम सर्विस है, अमेजन का साथ में ई कॉमर्स का वो है, ई कॉमर्स का बिजनेस है। तो वो उससे नुकसान क्या है कि देखो, अगर कोई छोटी ई कॉमर्स कंपनी है, छोटी ई कॉमर्स कंपनी है, वो उससे टक्कर लेने जाएगी। तो देखो बंदा क्या सोचता है, बंदा सोचता है कि अमेजन प्राइम वाले 1,000 रुपये में अमेजन प्राइम भी दे रहे हैं, मतलब अमेजन वाले 1,000 रुपये में अमेजन प्राइम भी दे रहे हैं, साथ में ई कॉमर्स की सर्विस भी दे रहे हैं। तो हम उससे अमेजन से थोड़ा सा वो खरीद लेते हैं, और अमेजन पे प्राइस भी कम है। और जो बाकी जो जैसे नया नया किसी ने बिजनेस खोला है, वो तो भाई इतना पैसा लगा नहीं सकता। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्टार्टअप कभी नहीं हो पाएगा, मतलब भारत में कोई भी नया आदमी बिजनेस नहीं कर पाएगा। ऐसे ही चलता रहा तो, और फिर कोई भी नई कंपनी नहीं खुलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसे सबको समझना है। धीरे धीरे करके, मेरे हिसाब से, मेरी मान ले तो अ, इस साल अगले साल 2024 तक, तो बार 2024 तक या फिर 2025 तक बिल्कुल ही मतलब हो जाएगा कि अमेजन कब्जा कर लेगा ई कॉमर्स सेक्टर। ई कॉमर्स पर या तो अमेजन का वो हो जाएगा, अमेजन का बस चलेगा, या तो अमेजन उसे कंट्रोल करेगा, या फिर उसे कंट्रोल करेगा रिलायंस ई कॉमर्स में, क्योंकि रिलायंस भी अभी अभी घुसने वाला है। रिलायंस ने क्या करा है, फ्यूचर ग्रुप को खरीद लिया है। फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस ने खरीद लिया है। और रिलायंस या तो उस पे जाएगा, या फिर साथ में फ्लिपकार्ट का भी थोड़ा सा हिस्सा रह सकता है, अगर वॉलमार्ट उसे सपोर्ट करे। फ्लिपकार्ट जो है वो वॉलमार्ट के सपोर्ट में है। तो देखिए, तीन ही कंपनियां बची रह गई, क्योंकि इन सब पे पैसा था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने प्राइस कम करे, अपनी कॉस्ट से भी कम करे, ताकि ये अपना हक जमा लें ई कॉमर्स सेक्टर पर, और दूसरी कंपनियां बचे नहीं। अब देखो, जो छोटी कंपनियां हैं जैसे कि है पेटीएम मॉल, साथ में है स्नैपडील। स्नैपडील इंडिया की है पूरी पूरी, मतलब पूरी पूरी इंडिया में बनी है स्नैपडील, जैसा मैंने सुना था। और और फिर स्नैपडील तो पूरी खत्म हो चुकी है। स्नैपडील का मतलब बहुत ही कम शेयर रह गया है, शायद 1% या उससे भी कम ही रह गया होगा। अब साथ में हम बात करते हैं कि शॉप क्लूज, पता है कितने सारे नाम थे पहले, कितने सारे नाम थे। और यूएसए में क्या चलता था, यूएसए में चलता था ईबे। ईबे भी खत्म हो चुका है, ईबे के बारे में किसी ने सुना, पर अभी अगर आज से 4 साल पहले की बात करें तो ईबे का नाम भी काफी फेमस था। और फिर अ, ऐसे करके बहुत सारी साइट्स हैं, सब के ऊपर ताले लग गए, सब बंद हो गए, सब बंद हो गए। तो हमें क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें मतलब हमारी गवर्नमेंट को, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, जैसे बाहर की गवर्नमेंट कर रही है, बाहर की गवर्नमेंट का यूएसए का पता नहीं भाई, ईयू में तो चल रहा है, यूएसए में पता नहीं क्या चल रहा है, पर ईयू में तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है। ईयू में उन्होंने क्या कहा है, वो अभी लगवाने वाले हैं, उन पर टैक्स लगा देंगे, बढ़िया करके फाइन लगाएंगे, और ताकि वो अपनी ऐसी प्रैक्टिस रोक सके। साथ में हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, देखिए, गवर्नमेंट को सबसे पहले तो एक अ, जो हमारी जो कंपटीशन की जो रेगुलेटर है, कंपटीशन को जो हमारे को रेगुलेट करती है, एक एक ऐसी वो बनानी चाहिए गवर्नमेंट बॉडी, वो जो देखती रहे कि कंपटीशन सही से चल रहा है, कोई ऐसे हरकतें तो नहीं कर रहा प्राइस कम करके इंडस्ट्री को बर्बाद करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, ताकि वो बाद में फायदा कमा सके, क्योंकि सबका फायदा होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास।
साथ में अब देखो, साथ में गवर्नमेंट को ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है बहुत ही ज़्यादा। देखो पहला है क्या, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या करना चाहिए सरकार को कि अपनी एक कंपनी खोलनी चाहिए, ओन कंपनी, हमारी खुद की सरकार की कंपनी, ओन गवर्नमेंट कंपनी खोलनी चाहिए वहाँ पर ई कॉमर्स में। और एक नहीं, दो कंपनी खोलनी चाहिए, दो कंपनी खोलनी चाहिए गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की दो कंपनियां रहनी चाहिए ई कॉमर्स सेक्टर में, ताकि उससे क्या हो सके, उससे ई कॉमर्स पे सब एक का अधिकार नहीं रह जाए। क्योंकि ई कॉमर्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, $1 बिलियन इंडस्ट्री है। इस पे एक का अधिकार नहीं रहना चाहिए, सबका अधिकार रहना चाहिए। और अगर एक का अधिकार रहेगा तो फिर उससे फायदा नहीं होगा, उससे कंपटीशन कम होगा और सबको आने का, घुसने का मौका नहीं मिलेगा। अगर कंपटीशन एक बार खत्म हो गया तो फिर किसी को घुसने का मौका नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से घुस पाएंगे अगर किसी को घुसना होगा ई कॉमर्स में। तो फिर अगर एक बार मोनोपोली आ गई तो देखो, फिर अभी क्या है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इन्हें साथ में रहने दो, इनके साथ साथ और भी कंपनियों को आओ। कम से कम ई कॉमर्स सेक्टर में अगर 10 कंपनियां रहेंगी, 10 कंपनी इंडिया में रहेंगी, ई कॉमर्स सेक्टर में 10 कंपनी रहेंगी, तब होगा लोगों का असली विकास, तब होगा। अगर एक दो कंपनियां बची रह गई तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला मेरे हिसाब से तो। क्योंकि ये क्या करेंगे अमेजन में, अमेजन अगर आपको पता हो तो अमेजन जो है वो शायद 40 या 50% उसका जो खुद का वो अपना प्रोडक्ट बेचता है। अमेजन में, अमेजन ने क्या कर रखा है, दो रिटेलर्स हैं, एक तो रिटेल नेट करके है, रिटेल नेट करके नहीं, रिटेल नेट तो उसका है फ्लिपकार्ट का। अमेजन ने क्या कर रखा है, तो क्लाउड टेल और एक अपेरियो, अपेरियो नाम से दो दो मिलेंगे उस पर अमेजन पे सेलर्स, दो सेलर्स मिलेंगे। ये क्या करते हैं, ये अपने प्रोडक्ट, मतलब इनका जो है अमेजन के साथ टाई अप है, ऐसा सुना था मैंने, अमेजन के साथ टाई अप है। और आप सर्च करके देख लेना कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना सच बोल रहा हूँ मैं, कितना झूठ बोल रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल सच ही बोलता हूँ। और मैंने ऐसा सुना था और मैंने खुद देखा था कि न्यूज़ में भी देखा था मैंने, न्यूज़ में देखा था कि हम पेरियो रिटेल और क्लाउड टेल, अमेजन ने इसमें क्या करा था, अमेजन ने इसमें अपनी हिस्सेदारी कर ली थी। कुछ पैसा अमेजन ने लगाया था, कुछ पैसा इंडियन के बिजनेसमैन ने लगाया था। एक बिजनेसमैन है इंडिया का, बड़ा रईस बिजनेसमैन है, तो उसने पैसा लगाया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सस्ते सस्ते प्रोडक्ट बेचे। मतलब पहले क्या करा, एक तो बल्क में सामान खरीदा। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, बल्क में सामान खरीदा, टेलीकॉम कंपनी से माल सामान खरीद लिया, लैपटॉप सस्ते में खरीद लिए, बहुत पैसा है क्योंकि, तो फिर सस्ते में सामान खरीद लिया। साथ में क्या करा, अमेजन पे सस्ते में बेचना चालू करा, ऐसे बिजनेस बढ़ा। ऐसे क्या हुआ, ऐसे इंडिया के जो छोटे जो सेलर्स हैं, जो छोटे सेलर्स हैं जो गली में बेचते हैं, गली गली मतलब, गली का मतलब ये है कि रोड पे सामान बेचते हैं, जैसे कि रोड पे शोरूम खुले हुए हैं, वो वहाँ पे सामान बेचते हैं, तो उनका बिजनेस कम हो गया। क्योंकि भाई जो साफ साफ बात है, जो रोड पे अपना मतलब जो शोरूम पे अपना सामान बेच रहा है आदमी, उसका तो पैसा ज़्यादा ही लगेगा। जो आदमी रोड पे मतलब शोरूम पे सामान बेचेगा, शोरूम पे कोई लैपटॉप बेच रहा है तो उसकी तो कॉस्ट आएगी ज़्यादा, क्योंकि उसका तो शोरूम का रेंट भी देना है, और वो तो बल्क में भी नहीं खरीद सकता। तो अगर ऐसे ही चलता रहा कि ई कॉमर्स सेक्टर में भी दो ही कंपनियां रह गई, अभी तो ये सस्ते में बेच रहे हैं, फिर बाद में क्या करेंगे, बाद में हमें चार्जेस देने पड़ेंगे। एक तो चार्ज देना पड़ेगा कि हम इनकी वेबसाइट पे जो, मतलब इन्हें चार्ज देना, एक तो वेबसाइट पे चार्ज देना होता है, हर सेलर को वेबसाइट पे चार्ज देना होता है कि अगर कोई अमेजन पे क्या है कि अगर हम शिपिंग करवाते हैं, जो शिपिंग का चार्ज है, और साथ में अमेजन का खुद का कमीशन होता है। एक तो अमेजन का कमीशन होता है, कमीशन देना पड़ता है हमें, कमीशन की फीस देनी पड़ती है। अगर हम अमेजन पे अपनी कोई कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं तो वहाँ पे कमीशन देना पड़ता है, फ्री में कुछ नहीं होता है। और साथ में अमेजन क्या कर रहा है, हमारे साथ कंपटीशन भी कर रहा है, कंपटीशन भी कर रहा है। मतलब अपने 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 उसका खुद का एक तो वेबसाइट है, और खुद की वेबसाइट पे लोगों को बुलाया, और साथ में उनसे कंपटीशन हो रहा है।
और हमें ये भी नहीं पता कि डाटा में कोई गड़बड़ी हो रही है या नहीं हो रही है, पर हो भी सकता है हो रही हो भी सकता नहीं हो रही हो। पर यूरोपियन यूनियन में तो आरोप लगे हैं कि ऐसा हो रहा है, जैसा न्यूज़ में हमने देखा था। तो अब हम देखते हैं, देखो ई कॉमर्स का हो गया। अब देखो, अगर हमारे पास बहुत सारी कंपनियां रहेंगी, अगर मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनियां रहेंगी और साथ में गवर्नमेंट कंपनी रहेंगी, तो इसे मैं अगले पेज पे समझाऊंगा। देखो, जैसे कि हमारे पास ई कॉमर्स का सेक्टर हो गया, हमारे ई कॉमर्स का सेक्टर हो गया इंडिया में। उसमें हमारी एक तो दो गवर्नमेंट की कंपनी आ गई, हमारी खुद की कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी। और फिर साथ में प्राइवेट कंपनी आ गई, जैसे अमेजन आ गई, फ्लिपकार्ट आ गई, और साथ में और भी कंपनियां आ गई। ऐसे करके 10 कंपनियां बन गई। अब इससे क्या फायदा होगा? देखो, इससे फायदा होगा कि एक तो इनोवेशन बढ़ेगा। सबसे पहले इतनी सारी कंपनियां हैं, सबसे पहले क्या होगा? इनोवेशन बढ़ेगा। क्योंकि एक कंपनी दूसरी कंपनी को कहेगी कि भाई मैं तुमसे अच्छा प्रोडक्ट बेचूंगी, मैं अपने प्रोडक्ट में एडिशनल फीचर लाएंगे। देखो क्या होता है कि वो कह रहा है मैं एक दिन में डिलीवर कर दूंगा, वो कहेगा मैं आधे दिन में डिलीवर कर दूंगा भाई साहब। तो फिर कस्टमर का फायदा होगा इससे, इससे कस्टमरों का फायदा होगा, बेनिफिट होगा, पूरी सबको फायदा होगा, क्योंकि इनोवेशन से सबका फायदा होता है। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। साथ में इनोवेशन तो होगा, साथ में नो कार्टल फॉर्मेशन। देखो, कार्टेल का मतलब होता है कि कंपनियां आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, जैसे कि सबने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपस में। एग्जाम्पल के तौर पे सबने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम ना हाई प्राइस पे बेचेंगे, हम ना हाई प्राइस पे सामान बेचेंगे। सबने कार्टेल बना लिया कि हम हाई प्राइस पे सामान बेचेंगे। पर अगर जो मैंने तरीका बताया, जो तरीका बताया है कि ई कॉमर्स सेक्टर में दो गवर्नमेंट कंपनियों को डाल दो। जब दो गवर्नमेंट कंपनियों को डाला जाएगा ई कॉमर्स सेक्टर में, तो गवर्नमेंट कंपनी क्या करेंगी? देखो, गवर्नमेंट कंपनियां जो होती हैं वो गवर्नमेंट से वो होती हैं, लिंक होती हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं करने देंगी। वो कहेंगी हम तो अपने प्राइस पे बेचेंगे, हमारा तो जो प्राइस चल रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट पे किसका कंट्रोल रहता है? सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। तो गवर्नमेंट कंपनियां सस्ते में बेच रही हैं। देखो, गवर्नमेंट कंपनियां तो अपने नॉर्मल प्राइस पे बेच रही हैं, नॉर्मल प्राइस पे बेच रही हैं। जब ये बाकी कंपनियां हाई प्राइस पे बेचेंगी, तो इनके कस्टमर भाग के जाएंगे गवर्नमेंट कंपनियों के पास और वहां से सामान ले लेंगे। तो फिर ऐसे इन कंपनियों को भी वो लगेगा कि हम हाई प्राइस पे सामान नहीं बेच सकते, हम कार्टेल नहीं फॉर्म कर सकते। इससे क्या है, इससे इससे लोगों का फायदा होगा कि कार्टेल फॉर्मेशन नहीं होगा, और हाई प्राइस पे लोग सामान नहीं बेच पाएंगे। मतलब हाई प्राइस कोई चार्ज नहीं कर पाएगा, नॉर्मल प्राइस चार्ज कर पाएगा जितना गवर्नमेंट की कंपनियां चार्ज कर रही हैं। सही। तीसरी बात, जैसे हम बात करते हैं कि इतनी सारी कंपनियां हो गई एक ही सेक्टर में, इससे स्टार्टअप को फायदा हुआ, स्टार्टअप को फायदा हुआ। क्योंकि जैसे ही इतनी सारी कंपनियां हो गई और ये साथ में नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, ये नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, सब कंपनियां नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, तो इससे क्या होगा? स्टार्टअप आएंगे। इससे स्टार्टअप को लगेगा कि हाँ यार, फायदा तो है ना अगर हम ई कॉमर्स सेक्टर में जा रहे हैं। क्योंकि अभी अभी तो ये कंपनियां लॉस में अपना सामान बेचती हैं, अभी तो लॉस में सामान बेचती हैं। जैसे किसी स्टार्टअप को खत्म करना होता है, तो ये क्या करती है? लॉस में सामान बेच देती है, प्रेडिटरी प्राइसिंग कर देती हैं। पर जब साथ में दो कंपनियां रहेंगी, दो गवर्नमेंट कंपनी साथ में रहेगी, साथ में गवर्नमेंट नजर रखेगी कि हाँ, ई कॉमर्स सेक्टर को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, तो फिर स्टार्टअप आएंगे, स्टार्टअप आएंगे, आएंगे, स्टार्टअप आएंगे। सही। हाँ। तो मैंने 3 फायदे बता दिए, और भी फायदे हो सकते हैं। तो मैंने क्या मॉडल रखा, देखो मैंने क्या मॉडल बताया आपको कि ई कॉमर्स सेक्टर में, जो ई कॉमर्स सेक्टर जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चलने वाला है आज के समय में, उसमें क्या करो? एक तो रेगुलेटरी बॉडी, एक तो कंपटीशन के लिए लाओ, कंपटीशन के लिए कोई बॉडी बैठा दो। और यहाँ पे ना, यहाँ पे किसी पॉलिटिशियन का कंट्रोल नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे आईएएस ऑफिसर बैठेंगे, यहाँ पे आईएएस ऑफिसर बैठेंगे खाली, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस।
ये आईपीएस तो नहीं, आईआरएस, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर तो पुलिस में बैठते हैं, आईपीएस ऑफिसर का काम तो पुलिस का काम होता है, तो आईआरएस ऑफिसर बैठेंगे। आईएएस ऑफिसर, आईएएस का काम भी एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, तो फिर आईआरएस ऑफिसर बैठ सकते हैं। या फिर जो भी बड़े वो होते हैं, जैसे कि जो जिन्हें नॉलेज होती है, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, इन्हें सब नॉलेज होती है, तो टॉप के ऑफिशियल्स बैठेंगे, ये लिख सकते हैं हम, टॉप ऑफिशियल्स बैठेंगे यहाँ पर। जो कंपटीशन के लिए क्या करो, एक संस्था बना दो, बोर्ड बना दो, हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग बना दो, हर एक सेक्टर के लिए। और सबसे पहले सेक्टर को डिसाइड कर लो, अलग अलग सेक्टर्स डिसाइड कर लो, सेक्टर्स डिसाइड कर लो कि इंडिया में कितने सेक्टर्स बनाने हैं। जैसे कि ऐसे हो सकता है कि एक तो टेलीकॉम सेक्टर हो गया, एक ई कॉमर्स सेक्टर हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, एक फार्मिंग सेक्टर हो गया, एक तो फिशिंग सेक्टर हो गया, फिशिंग, एयरलाइंस, एयरपोर्ट, एयरलाइंस वाला हो गया, मतलब एयर, एयर क्या कह सकते हैं, एयर से रिलेटेड जो होता है, एयरलाइंस वाला सेक्टर हो गया, एयरलाइंस वाला सेक्टर हो गया। आईटी सेक्टर हो गया, आईटी में भी अपनी कंपनी डाल दो, अपनी कंपनी को आईटी में भी बैठा दो। और हर एक सेक्टर में क्या करो, अलग अलग कंपटीशन का बोर्ड बना दो, कंपटीशन का बोर्ड बना दो, अलग 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 सेक्टर में कंपटीशन का बोर्ड बना दो, कंपटीशन का बोर्ड बना दो अलग अलग सेक्टर में। सब में क्या है, ये लोग नजर रखेंगे कि कोई कंपटीशन को बर्बाद करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, मार्केट में सबको मौका मिलना चाहिए। साथ में क्या करो, अपनी हर एक सेक्टर में, जैसे कि टेलीकॉम में अपनी दो कंपनियां डाल दो। दो कंपनी इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे कि दो कंपनियां हो गई, एक तो ओन गवर्नमेंट कंपनी, ओन गवर्नमेंट कंपनी, दो कंपनियां इसलिए कह रहा हूँ मैं कि अगर देखो, अगर एक कंपनी के लोग आलसी निकले, लेजी निकले, और दूसरी कंपनी में क्या करो, दूसरी कंपनी का अगर जो प्रॉफिट आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, प्रॉफिट जो आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, और दूसरी कंपनी में क्या है, प्रॉफिट कम आ रहा है, प्रॉफिट लो आ रहा है, प्रॉफिट कम आ रहा है दूसरी कंपनी में। या फिर जो पहली कंपनी है, पहली कंपनी में अच्छा फीडबैक मिल रहा है लोगों से, फीडबैक अच्छा मिल रहा है, और दूसरी कंपनी में फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा है, फीडबैक नहीं अच्छा मिल रहा है, तो फिर क्या करो, दूसरी कंपनी के लोगों को सस्पेंड कर दो। या फिर उनसे सबसे पहले रीजन पूछो सबसे पहले कि भाई क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों है, तुम्हारा प्रॉफिट कम क्यों आ रहा है, हमारी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी भी है, तो इसलिए एक सेक्टर में दो गवर्नमेंट कंपनी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट कंपनी के लोग आलसी हो जाएं, तो फिर दूसरी कंपनी का हम प्रॉफिट चेक कर लेंगे, हम फीडबैक देख लेंगे कि भाई दूसरी कंपनी भी तो बढ़िया कर रही है, और साथ में इन दोनों कंपनियों को आपस में कॉम्पीट करवाओ, क्योंकि आपस में भी कंपटीशन होना चाहिए, ये कंपनी इस कंपनी से कंपटीशन करेगी, देखते हैं कौन आगे निकलता है, कौन अच्छी सर्विस कस्टमर को देता है। तो टेलीकॉम सेक्टर जो है, अब तो टेलीकॉम सेक्टर बचा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी एक कंपनी आई थी, एक कंपनी ने सबको बाहर कर दिया, उसका नाम लेने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है किस कंपनी ने बर्बाद करा टेलीकॉम सेक्टर को। बर्बाद का मतलब अपना फायदा कर दिया, दूसरों का अब पता नहीं क्या होगा। अब तो तीन ही कंपनियां बची हैं, तीन कंपनी बची हैं, और एक और कंपनी है बीएसएनएल। बीएसएनएल को क्या करना चाहिए, सरकार को प्रमोट करना चाहिए, बीएसएनएल को प्रमोट करो, बीएसएनएल को बहुत ज़्यादा प्रमोशन देना चाहिए सरकार को, और साथ में अपनी एक और कंपनी डालनी चाहिए, एक और कंपनी डालो, दो कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में डाल दो, दो कंपनी ई कॉमर्स सेक्टर में डाल दो, और बाकी सेक्टर्स के बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एयरलाइन में भी अपनी कंपनी डाल दो, एयर इंडिया, गवर्नमेंट में भी एयर इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शायद बेचने का वो करा था, बेचने का प्लान करा था, ऐसा कुछ न्यूज़ में आया था, न्यूज़ में लिखा हुआ आया था, ऐसा कुछ आया था, तो आप उसे देख लेना, न्यूज़ देखना, न्यूज़ लिख देता हूँ, न्यूज़ देखना जाके। पर एयरलाइंस में हमें क्या करना चाहिए, हमें दो कंपनियां यहाँ पे डाल देनी चाहिए, अपनी सरकारी खुद की कंपनियां, फिर बढ़िया रहेगा, दो कंपनी में भी डाल दो। देखिए, पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा लगाएंगे तभी प्रॉफिट आएगा, और हमें साथ में रिजल्ट देखने पड़ेंगे कि फीडबैक कहाँ पे अच्छा मिल रहा है, फीडबैक देखो, एनालाइज करो उस चीज़ को, ये नहीं कि हम
हमारा एयरलाइंस में बिजनेस नहीं चल रहा तो हम उसे बेचने की तैयारी कर दें, या फिर कोई कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो फिर हम उसे बेचते हैं। क्योंकि अच्छा प्रॉफिट क्यों नहीं कमा रही है, हमें उससे रीजंस को एनालाइज करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा, इससे सबका फायदा होगा। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, मैं एक बार सही से साफ साफ अक्षरों में बता देता हूँ कि माई सजेशंस क्या क्या हो सकते हैं। देखो, पहला तो सेक्टर्स को बांट दो। पहले तो सेक्टर्स की लिस्ट बना दो, एक सेक्टर की लिस्ट डिसाइड करो कि भाई कितने सेक्टर्स हैं इंडिया में, अलग अलग सेक्टर्स, कितने सेक्टर्स हैं। सेक्टर्स की पहले लिस्ट बना दो, अलग अलग कंपनी उसको कैटेगराइज कर लो कि हमारी कंपनी मतलब गवर्नमेंट की कंपनियां कहाँ कहाँ बटी हुई हैं। जैसे कि हमारी कंपनी पेट्रोलियम सेक्टर्स में भी है, ओएनजीसी है, ओएनजीसी हमारी रिफाइनरी कंपनी है, और आईओसी और एचपीसीएल उसकी सब्सिडरी है। देखो इंडिया में जैसे पेट्रोलियम सेक्टर है, पेट्रोलियम, तो इंडिया में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की महारत्न कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, महारत्न कंपनी है। महारत्न मतलब वो कंपनी जो सबसे बढ़िया हो। गवर्नमेंट ने कुछ कंपनियों को ऐसे डिवाइड कर रखा है, महारत्न कंपनी, रत्न कंपनी, ऐसे करके कुछ लिस्ट बना रखी है। तो क्या है, ओएनजीसी जो है, ओएनजीसी की दो सब्सिडरीज हैं, एक तो आईओसी है, एक है एचपीसीएल है। ओएनजीसी क्या करती है, ओएनजीसी रिफाइनरी का काम करती है, और आईओसीएल ये पेट्रोल पेट्रोल में डील करती है, ठीक है। तो ओएनजीसी इन्हें सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये सी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जैसे पेट्रोलियम सेक्टर है, पेट्रोलियम सेक्टर में ओएनजीसी है, तो ऐसे ऐसे डिवाइड कर दो कि हमारा पेट्रोलियम सेक्टर में पहले से ही दो कंपनी है। पेट्रोलियम में पहले से ही ओएनजीसी है, और फिर इसके साथ साथ एक और है, आईओसी है और एचपीसीएल है। पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी सेक्टर में अगर बात करें, रिफाइनरी सेक्टर में बात करें, तो हमारे पहले से ही पेट्रोलियम सेक्टर में तो सही कंपनीज हैंगी, ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्ट करती हैं, ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्ट करती हैं, आर देयर, ऑलरेडी कंपनी आर देयर, ठीक है। अब ऐसे ही डिसाइड करो कि टेलीकॉम सेक्टर में क्या करना चाहिए। टेलीकॉम सेक्टर में भी अपनी एक और कंपनी लानी चाहिए। बीएसएनएल तो पहले से ही है, बीएसएनएल को हमें और सुधारना चाहिए, बीएसएनएल को हमें और सुधारना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, और फिर इसे सुधार करना चाहिए इसका, और साथ में एक और नई कंपनी बनानी चाहिए, नई कंपनी लानी चाहिए टेलीकॉम सेक्टर में, सही है। या तो नई कंपनी ले आओ टेलीकॉम सेक्टर में, या फिर क्या करो, जो कंपनी बंद होने वाली है उसे खरीद लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, अभी जो कंपनियां जो अभी, एक और कंपनी जो है वो हमारे जो टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर में इस वक्त तीन कंपनी चल रही हैं प्राइवेट। पहले बहुत सारी कंपनियां थी, 7 कंपनी थी, शायद 7 थी, देखो। एक तो थी टेली टाटा डोकोमो थी, एक एक थी एयरटेल थी, वोडाफोन थी, आइडिया थी, यूनिनोर थी, और फिर कितनी हो गई, 5 हो गई, बीएसएनएल थी, और फिर क्या था, रिलायंस जियो फिर आ गई थी, ठीक है। तो 7 कंपनियां थी, ठीक है। 7 से बची 3, ऐसे करके 3 बची, 3 कंपनियां बची। अब देखो 3 कंपनियां हैं, 3 कंपनियां प्राइवेट हैं, और साथ में एक बीएसएनएल है। बीएसएनएल को मैं ले नहीं रहा हूँ क्योंकि बीएसएनएल को अभी तक 4G सर्विस का लाइसेंस ही नहीं मिला गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को 4G सर्विस का लाइसेंस नहीं दिया अभी तक, तो इसलिए मैं बीएसएनएल को इंक्लूड नहीं कर रहा इस चीज़ में। तो अभी देखो 3 प्राइवेट कंपनियां हैं हमारी, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसमें से एक प्राइवेट कंपनी को खरीद लो, एक प्राइवेट कंपनी को खरीद लो, चाहे उन्हें पैसे जो है वो बाद में दे, पैसे बाद में दे देंगे, पैसे बाद में, पैसे बाद में दे दें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे, पैसे अभी अभी खरीद ले प्राइवेट कंपनी को, पैसे बाद में दे दे, और रेट बढ़ा दे। मतलब जो मतलब क्या करे, देखो, नहीं अभी नहीं, रेट नहीं बढ़ाए, रेट नहीं बढ़ाए, क्या करे, जो जैसे बाकी कंपनी भी सस्ते में बेच रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, और सस्ते में बेचना चाहिए। अगर कोई कंपनी कंपटीशन खत्म करना चाह रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए कि या तो वो कंपटीशन बोर्ड है, जो है कंपटीशन बोर्ड से कहना चाहिए कि वो एक प्राइस फिक्स कर दे कि इससे कम तो कोई नहीं बेचेगा, अपनी कॉस्ट से कम किसी को बेचना नहीं चाहिए। या फिर अगर तब भी कोई कंपनी नहीं मान रही है
या फिर कंपटीशन बोर्ड की बात नहीं कोई सुन रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, और उससे कम प्राइस पे बेचे। देख लो भाई, गवर्नमेंट तो कोई कंपटीशन करके दिखा दे, हमारी गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, सही है, हमारी गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, उससे कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। तो अगर कोई कंपनी आ रही है और प्रॉफिट कम कर रही है, मतलब वो सस्ते में बेच रही है, तो हमारी सरकार को उससे कम में बेचना चाहिए। और टेलीकॉम इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक अपनी दो कंपनियां खोलनी चाहिए, दो कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री में खोल देगी। तो फिर उससे क्या होगा, उससे जो प्रॉफिट होता है, उससे जो आने वाला प्रॉफिट है, जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कम आएंगे, लॉन्ग टर्म में देखो, अभी हमारे पास अभी इंडिया में यूजर्स जो मोबाइल यूज करते हैं उनकी संख्या और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, और प्रॉफिट भी आएगा। तो लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में सरकार को फायदा होगा, दो अगर कंपनी खरीद लेंगे, और उसके साथ साथ कस्टमर को भी फायदा होगा। और बाकी जो कंपनियां वाले हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा है, बाकी भी तो लोग हैं, उन्हें भी फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी कंपनी डूब जाएगी तो फिर देश का पैसा डूब जाएगा। तो मैंने टेलीकॉम सेक्टर में भी बता दिया, अब ऐसे ही मैं बताता हूँ ई कॉमर्स सेक्टर्स में। ई कॉमर्स सेक्टर ई कॉमर्स सेक्टर में मैंने अभी पहले बताया था, कंपटीशन बोर्ड ला दे, कंपटीशन बोर्ड ला दो, कंपटीशन बोर्ड ला दो। साथ में देखो अभी क्या चल रहा है कि सीन क्या है, अभी अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, अभी दो कंपनी चल रही है, रिलायंस भी आने की तैयारी में है, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपनी दो खुद की कंपनी खोल देनी चाहिए, दो खुद की गवर्नमेंट की कंपनी आ जाएगी, दो खुद की गवर्नमेंट की कंपनी आ जाएंगी ई कॉमर्स सेक्टर में। और साथ में कंपटीशन बोर्ड आ जाएगा। कंपटीशन बोर्ड कहेगा कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट सबको कमाना है, नॉर्मल प्रॉफिट सबको कमाना है। जैसे ही सब नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे स्टार्टअप को मिलेगा फायदा। स्टार्टअप का मतलब हम जैसे लोग अपना बिजनेस कर सकेंगे, हम जैसे लोग अपनी खुद की वेबसाइट बना सकेंगे, तो न्यू स्टार्टअप्स आएंगे। तो मान लो जैसे न्यू स्टार्टअप आ गए, तो फिर कम से कम ऐसे करके सरकार को ये करना चाहिए कि इंश्योर करना चाहिए, खुद को इंश्योर करना चाहिए कि कम से कम 10 कंपनियां तो रहें, 10 बड़ी कंपनियां रहनी चाहिए। अगर नए नए जो लोग हैं, नए स्टार्टअप नहीं आ रहे हैं, तो स्टार्टअप स्टार्टअप्स अगर नहीं आ रहे, तो फिर सरकार को देखना चाहिए कि क्यों स्टार्टअप्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्यों स्टार्टअप नहीं आ रहे। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि 10 नई कंपनियां कम से कम ई कॉमर्स सेक्टर्स में रहनी चाहिए। देखो 10 मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, 10 मैंने एक रफ फिगर ले लिया। हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि ई कॉमर्स सेक्टर हमारा कितना बड़ा है। सबसे पहले तो ये एनालाइज करो ई कॉमर्स सेक्टर कितना बड़ा है। दूसरा ये एनालाइज करो कि जो नया स्टार्टअप है, अगर उसे नए स्टार्टअप को आना है, नए स्टार्टअप को अगर ई कॉमर्स सेक्टर में घुसना है, तो दूसरी कंपनी को इतना बड़ा मत होने दो, मतलब सब कंपनियों को इतना छोटा रखो कि दूसरे को आने का मौका मिल जाए। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि ई कॉमर्स सेक्टर कितना बड़ा है। ई कॉमर्स सेक्टर कितना बड़ा, उसे डिवाइड कर दो, पूरे सेक्टर को डिवाइड कर दो कि एक स्टार्टअप को आने के लिए कितना, कहते हैं, कैपेसिटी चाहिए, स्टार्टअप को आने के लिए कितनी कैपेसिटी चाहिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है, ठीक है, पर ये जो है ये काम आईएएस ऑफिसर्स कर लेंगे, जैसे जो टॉप के ऑफिसर्स होते हैं, ये काम वो लोग करेंगे। हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, पर ये मैं रफली फिगर बता रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए कि कंपटीशन बोर्ड ला दे, साथ में दो कंपनियां खोल दे, और ये फिगर इंश्योर करने के लिए कि कितनी कंपनियां रहनी चाहिए कम से कम एक सेक्टर में, वो बड़े लोगों का काम है। और साथ में स्टार्टअप को प्रमोट करें, सही। इससे क्या होगा, इससे लोगों का लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। देखो लॉन्ग टर्म में कैसा फायदा होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पर मैं एक बार समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ढंग से, कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर, हाँ, अब मैं मेन चीज समझाने वाला हूँ, वो मुझे याद आ गई, थोड़ी सी चीज बताई थी कि अब मैं आपको इम्पैक्ट बताऊंगा। इम्पैक्ट इसका किस किस पे पड़ेगा, किस किस बंदे पे पड़ेगा। देखो, हर एक पर पड़ेगा, हर एक बंदे पर पड़ेगा इसका इम्पैक्ट, चाहे कोई भी हो, चाहे वो घर में काम कर रहा हो, कोई पेरेंट हो। जैसे कोई घर में जो
कोई मैन काम कर रहा है या फिर कोई लेडीज जो घर में काम करती है, हाउस वाइफ है कोई, या फिर मैन जो है वो घर में काम कर रहा है। ठीक। अगर लेडीज को हाउस वाइफ बोलेंगे तो मैन को क्या बोलेंगे? हाउस हस्बैंड। हाउस हस्बैंड बोलेंगे शायद। हस्बैंड बोलेंगे। आजकल तो नया वर्ड आ गया है। नया वर्ड आ गया है, होम मेकर। होम मेकर आ गया। होम मेकर। बढ़िया वर्ड है, बढ़िया। तो मैं ये कह रहा था कि किस किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हर एक आदमी को पड़ेगा। आदमी हो या स्टूडेंट हो, या तो वो घर में काम करने वाले मतलब वो लेडीज हो या जेंट्स हो जो घर में काम करते हैं, स्टूडेंट हो कोई, या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या फिर कोई चार्टेड अकाउंटेंट हो, या फिर कोई लॉयर हो। अब कौन रह गया इसमें? ठीक है, तो मैंने इतने सारे बता दिए, पर इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा। अगर कोई रह गया है तो उसे ऐड कर लेना। एमबीए, एमबीए जोड़ लो। कोई टीचर जोड़ दो, टीचर है कोई। सही। तो इन सब पे इम्पैक्ट आएगा, सब लोगों पे इम्पैक्ट आएगा। ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, देखो अब ये कैसे आएगा इम्पैक्ट। पूरा दो तरीके से डिवाइड कर लो पेपर को। देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं मोनोपोली। दूसरी तरफ लिखो, जो मैंने आपको जो तरीका बताया है कि सबका साथ सबका विकास जैसे करके है कुछ, कि सेक्टर को बांट दो, और नो मोनोपोली। नो मोनोपोली लिख दो, हेडिंग नो मोनोपोली डाल दो, मोनोपोली सही रहेगा। मोनोपोली में देखो क्या हो रहा था। मोनोपोली में लोगों के पैसे कम हो रहे थे, स्टार्टअप्स नहीं आ पा रहे थे। नो स्टार्टअप, कोई स्टार्टअप्स नहीं आ रहा था। देखो मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली में होता है कि एक ही कंपनी रहती है, और जो जो मैंने तरीका बताया कि कम से कम बहुत सारी कंपनियां रहनी चाहिए। मान लेते हैं हम कि 5 कंपनियां हैं, ठीक है। 2 सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट की है। ओन ओन मतलब गवर्नमेंट की, हमारी खुद की कंपनी। मतलब पब्लिक की कंपनी, ठीक है। ओन कंपनी मतलब गवर्नमेंट की कंपनी, हमारी कंपनी। और ये बाकी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी आ गई, प्राइवेट कंपनी आ गई, प्राइवेट कंपनी आ गई, और यहाँ पे भी प्राइवेट कंपनी है, पर ये मोनोपोली है, ठीक है इसकी। अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये है लोग, ये है टीचर, ये है हाउस मेकर, होम मेकर। हाउस मेकर लिख दिया, होम मेकर। होम मेकर है ये है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट। ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। साथ में सीए भी डाल दो, ये है एक सीए। सीए या लॉयर कह लो, एक ही बात, ठीक है। तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे भी होंगे, देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोनोपोली की बात कर लेते हैं। देखो मोनोपोली में क्या होगा कि बहुत सारी कंपनियां नहीं रहेगी। देखो बहुत सारी कंपनियां नहीं है यहाँ पे, इतनी सारी कंपनियां नहीं है, एक कंपनी है, खाली एक कंपनी। इससे एक एक पे इम्पैक्ट देखेंगे हम। एक टीचर है, एक बंदा टीचर बना, बड़ी मेहनत करी, पढ़ाई करी। उसने सोचा कि मैं अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोलना चाहता हूँ, ओन कोचिंग सेंटर। पर हमने देखा कि मोनोपोली में क्या होता है कि कंपनियां धीरे धीरे हर सेक्टर पे कब्जा जमा लेगी। कि ई को जैसे ई कॉमर्स में किसी एक कंपनी ने कब्जा जमा लिया, टेलीकॉम में किसी एक ने जमा लिया, या फिर किसी एक कंपनी ने दोनों पे जमा लिया। अब ऐसा होगा, एक कंपनी क्या करेगी, एजुकेशन सेक्टर पे कब्जा जमा लेगी, एजुकेशन सेक्टर पे कैप्चर कर लिया। तो अगर कोई बंदा है वो अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहा है, तो वो कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा, क्योंकि दूसरी जो बड़ी कंपनी है उसने खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल रखा है। और साथ में क्या क्या फैक्टर आएंगे, देखो सबसे पहले तो लोन की कॉस्ट। लोन के जो रेट हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि पब्लिक पे जब पैसा नहीं रहता है, पब्लिक पे अगर पैसा नहीं होगा तो फिर लोन की कॉस्ट तो बढ़ेगी। अब देखो हमने मोनोपोली में देखा था कि पब्लिक के पास से पैसा कम हो जाता है अगर मोनोपोली होती है तो।
क्योंकि मोनोपोली वाले अपना प्राइस डिसाइड करेंगे, अपने प्राइस से वो करेंगे। तो जब इसके पास ना तो लोन मिल रहा और साथ में वो एजुकेशन सेक्टर पे किसी और ने ही वो कर लिया है, अपना कब्जा जमा लिया है, तो फिर ये अपना वो नहीं खोल पाएगा, अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खोल पाएगा। साथ में एक और चीज़ होगी, देखो जब लोगों के पास पैसा नहीं होता, मोनोपोली में हमने देखा था कि लोगों के पास से पैसा कम होने लग जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, सब अपने प्राइस बढ़ा देंगे। अभी तो प्राइस नहीं बढ़ा रहे, अभी तो हमने देख रहे हैं कि सब कुछ सस्ता मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो वो धीरे धीरे प्राइस बढ़ेंगे, और फिर क्योंकि लोगों के पास खुद पे पैसे नहीं रहेंगे, तो ये बंदा जो है, इसके कोचिंग में कोई बच्चे नहीं आएंगे। इसके कोचिंग में बच्चे क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होंगे देने के लिए। वो कहेंगे, बच्चे कहेंगे कि हमें तो भाई ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन वो सस्ता मिल रहा है। ऑनलाइन सस्ता क्यों मिल रहा है? ऑनलाइन सस्ता इसलिए मिल रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी है वहाँ पे। टेक्नोलॉजी है कि एक ही आदमी पढ़ा रहा है और 10 बंदे देख रहे हैं। एक नहीं, एक आदमी पढ़ा रहा है, 1000 बंदे देख रहे हैं, 10 नहीं 1000 बंदे देख रहे हैं। क्योंकि एक बंदा दिल्ली में बैठ के पढ़ा रहा है, वो उसके पास मतलब सॉफ्टवेयर हैं कि वो कहीं भी, मतलब हर एक जगह पे वो अपने सामान बेच सकता है, अपने जो सर्विसेज है वो सबको बांट सकता है। पर जो नया नया आदमी टीचर बना है, इसके पास पैसे नहीं है, तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, ये इसे खरीद नहीं सकता, इस टेक्नोलॉजी को। तो ये भी एक फैक्टर होता है, सही। तो टीचर पे ये हमने इम्पैक्ट देखा, पर टीचर पे जो इम्पैक्ट है ना, वो मेरे हिसाब से कम, थोड़ा सा कम रहेगा, पर रहेगा उस पर भी इम्पैक्ट। क्योंकि टीचर्स को भी तो मोबाइल की सर्विस की यूज़ करना पड़ेगा, टीचर को भी तो मोबाइल का बिल पे करना पड़ेगा, या फिर टीचर को भी तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि या फिर अगर टीचर का बेटा है, टीचर का बेटा अगर कोई स्टार्टअप खोलने जाएगा, तो वो भी तो खोल नहीं पाएगा स्टार्टअप। तो इतने सारे इम्पैक्ट हैं। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट। स्टूडेंट पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर मोनोपोली हो जाती है, तो मोनोपोली में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, या फिर क्या कह सकते हैं कि सैलरी कम हो जाएंगी। सैलरी कम हो जाएंगी क्योंकि जब मोनोपोली आती है, तो मोनोपोली में क्या है कि टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। मोनोपोली में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, साथ में देखो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी बंद हो गई, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी बंद हो गई, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी बंद हो गई, खाली एक ही कंपनी बची। अब एक कंपनी में एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक कंपनी है, उस पर अगर एक कैशियर की ज़रूरत है, यहाँ पे इस कंपनी को कैशियर की ज़रूरत है। मान लो कैशियर है, जैसे कि एक सिटी ले लो, जैसे बेंगलुरु, वहाँ पे इस कंपनी का ब्रांच ऑफिस खुल गया, वहाँ पे एक कैशियर की ज़रूरत है। वैसे ही अगर यहाँ पे इस कंपनी का मतलब मोनोपोली नहीं होती, बहुत सारी कंपनी होती, देखो बहुत सारी कंपनियां हैं यहाँ पे नॉन मोनोपोली में, तो फिर क्या होता, हर एक कंपनी का खुद का कैश ऑफिस होता, खुद का कैश मतलब खुद का ब्रांच ऑफिस होता, सबको कैशियर की जरूरत पड़ती, सबको कैशियर की जरूरत पड़ती, सब कैशियर के लिए जॉब वो करते, जॉब निकालते। पर हमने देखा कि अगर एक ही प्राइवेट कंपनी बची, तो हर मतलब उसे बेंगलुरु में अगर अपना वो कैश को खोलना है, तो फिर उसे एक ही नौकरी, एक ही क्या कहते हैं एम्प्लॉय में उसका काम निकल जाएगा। पर अगर बहुत सारी कंपनियां होती, तो फिर हर एक का बेंगलुरु में ऑफिस होता, बेंगलुरु में सबका ऑफिस होता, सबको कैशियर की जरूरत पड़ती, तो ऐसे कितनी सारी नौकरी हो जाती है, एक दो तीन चार पाँच, अगर हम पाँच कंपनी मान के चलें कि पांच कंपनी बेंगलुरु में काम करती हैं, तो फिर पांच नौकरियां होती। पर मोनोपोली आया और उससे एक ही नौकरी जनरेट हुई। अभी थोड़ा मैं इसे साफ कर देता हूँ। अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे इसका इम्पैक्ट देखेंगे। ये है मोनोपोली, एक दो तीन चार पाँच, ये मान लो प्राइवेट कंपनी है, और बाकी प्राइवेट कंपनियां खुल नहीं पाई क्योंकि मोनोपोली आ गई। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या कहेगा कि यार मैं अपना बिजनेस खोल लेता हूँ, स्टार्टअप कर लेता हूँ, पर स्टार्टअप के लिए लोन ही नहीं मिल पाएगा। लोन मिल भी गया, अगर मान लेते हैं लोन मिल भी गया, तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, तो वहां पे पता चला कोई कंपटीशन के लिए रूल ही नहीं बना रखा, या फिर कंपटीशन के रूल बने हुए भी हैं तो उसे कोई फॉलो नहीं कर रहा ढंग से, क्योंकि हमने उसे ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा। तो फिर क्या होगा, जो मोनोपोली कंपनी है
ये जो स्टार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने अपना बिजनेस खोला है, इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बिजनेस को तबाह कर देगी। कैसे तबाह कर देगी? सबसे पहले तो प्रेडिटरी प्राइसिंग करेगी। प्रेडिटरी प्राइसिंग कर देगी या फिर और भी तरीके हैं, जैसे कि कॉपी कर लेगी। इसने बड़ी मेहनत से कोई अपना डिजाइन बनाया या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कंपनी के पास बहुत पैसा है, बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करा, इसका डिजाइन कॉपी कर लिया और इसका बिजनेस हो गया बंद। क्योंकि कंपनी के पास बहुत पैसा है तो ये मार्केटिंग में पैसा लगा सकती है। जो नया नया बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना है उसके पास पैसा नहीं है तो वो अपना बिजनेस ढंग से स्टार्ट नहीं कर पाएगा। सही, हमने ये देखा। साथ में अगर ये बंदा कुछ और डिसाइड करता है, ये बंदा डिसाइड करता है कि नहीं यार मैं तो जॉब करूंगा, जॉब करूंगा, ठीक है। पहले तो जॉब करना, सब जो जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद जॉब करूंगा, मतलब ये बिल्कुल गलत सोच है। हमें ये सोचना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा हूँ मैं, तो फिर मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले सबकी सोच ये होनी चाहिए कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अगर कोई ये सोचा है कि मैं जॉब करके थोड़ा पैसे जोड़ लूंगा और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा, ये भी सही बात है। पर ये है कि हम हमेशा दिमाग में ये रहना चाहिए कि एक ना एक दिन मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है खुद का। क्योंकि खुद का बिजनेस जब स्टार्ट होता है, ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट होते हैं तो फिर उससे नौकरियां बढ़ती हैं। अगर बिजनेस कम खुलेंगे तो फिर नौकरियां घटेंगी, साफ बात है। तो मैं यही आपको दिखाने वाला हूँ इस एग्जाम्पल में। देखो, अगर एक ही प्राइवेट कंपनी है, उसका मान लेते हैं, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, बेंगलुरु में ऑफिस है। अगर बहुत सारी कंपनियां होती तो सबका एक एक ऑफिस होता, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, 5 ऑफिस होते। पर बेंगलुरु में खाली एक ऑफिस है। और सॉफ्टवेयर के लाइन में हम एक बात तो जानते हैं, मान लो इस कंपनी को एक जरूरत पड़ गई कि पाइथन का प्रोग्रामर चाहिए। पाइथन जो लैंग्वेज है, पाइथन एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब हमें, आप उसके बारे में मत सोचो, पर ये सोचो पाइथन एक प्रोग्रामिंग, मतलब एक कंप्यूटर का कुछ स्किल है, ठीक है। पाइथन आनी चाहिए, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, ठीक है। मतलब और भी चीज़ आनी चाहिए, उससे बनता है। पर ये मान लो अभी एग्जांपल में कि पाइथन का डेवलपर चाहिए बेंगलुरु के ऑफिस में, इस मोनोपोली कंपनी को। पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर गया जैसे ही गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलुरु में, तो यहाँ पे तो देखा, यहाँ पे तो भाई साहब लाइन लगी पड़ी है, बहुत सारे लोग हैं। 5 10 4 लोग और आए हुए हैं। 4 लोग और क्यों आए हुए हैं? क्योंकि वो 4 लोग पहले तो यहाँ जाते, कितनी सारी कंपनियां थी, 4 5 कंपनियां थी पहले से। तो अब 5 लोग गए, पोस्ट एक के लिए खाली है। 5 लोग गए, पोस्ट एक के लिए खाली है। तो इसका इसका मतलब क्या होगा? देखो, इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे छोटे से मैं समझा देता हूँ। जब 5 लोग हैं, 5 लोग, 5 लोग हिंदी में लिख देता तो ज़्यादा सही रहता। 5 लोग, हाँ हाँ, अगर 5 लोग एक जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, 1 जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो एक का सिलेक्शन होना है, सबसे पहली बात तो। इससे क्या होगा? इससे प्रेशर पड़ेगा लोगों पर। लोगों पर प्रेशर पड़ेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाएगा। क्योंकि कंपनी जो है, कंपनी के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो वो कहेगी भाई तू नहीं, तू सही। अगर कोई बंदा नौकरी छोड़ के जाना चाह रहा है, कोई एक बंदे ने नौकरी छोड़ दी, जैसे एक बंदा नौकरी छोड़ के जाना चाह रहा है, तो वो कहेगी भाई जा, कोई दिक्कत नहीं है, बाय। क्योंकि हमारे पास तो 4 लोग और हैं, 4 लोग, 4 लोग और हैं, तुम जाओगे तो उनमें से कोई कोई भी आ जाएगा। तो फिर ये बंदा कहेगा नो बाय, नो बाय, नो बाय। क्योंकि वहां पे या तो ये नो बाय कहेगा या फिर बाय भी कह दिया, तो फिर 4 लोग तो और हैं, उनमें से 4 में से कोई और आ जाएगा। ऐसे अननेसेसरी प्रेशर पड़ेगा लोगों पर, क्योंकि उन्हें फिर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा और कम से कम पैसे मिलेंगे। पर सरकारी कंपनियों में क्या होता है? सरकारी कंपनियों में नॉर्मल प्रॉफिट होता है। सरकार पहले से ही देखती है कि हमारी इतनी कॉस्ट आ रही है और दूसरे बंदे की इतनी कॉस्ट ऑफ लिविंग है। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी सरकार देखती है और फिर ढंग से पैसा डिसाइड करती है कि इस बंदे को कितना पैसा देना चाहिए। पर जो मोनोपोली आ जाती है, जो प्राइवेट कंपनी आ जाती है, वो कहती है कि इस बंदे से कितना ज़्यादा काम करवाओ, तो कितना कम से कम पैसा दो। पर सरकारी कंपनियों में ये नहीं होता। सरकारी कंपनियों में होता है कि ढंग से कैलकुलेट करते हैं कि कितना पैसा देना चाहिए। ठीक है, तो सरकार को, तो हमने ये देखा कि मोनोपोली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है।
सॉफ्टवेयर की जॉब हमारी कम हो सकती है, स्टार्टअप कम हो जाएंगे तो सॉफ्टवेयर की जॉब भी चली जाएगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब। हमने स्टूडेंट पे भी इम्पैक्ट देख लिया, सीए पे, सीए या लॉयर पे। लॉयर पे क्या इम्पैक्ट आएगा देखो, एक तो मोनोपोली कंपनी है, एमबीए में ले लो, तीनों लोग शायद एक ही काम करते हैं। कंपनियों में तो तीनों लोग एक ही काम करते हैं, पर अलग से अगर देखा जाए तो सीए का काम होता है ऑडिट करना, ऐसा करके है कुछ। सीए का काम होता है ऑडिट करना, और ये वकील लोग जो होते हैं वो कोर्ट में काम करते हैं, और एमबीए का काम होता है मैनेजमेंट का। पर अगर कंपनी में देखा जाए तो कंपनी में सब लोग एक ही काम कर ले रहे हैं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है। देखो, अब मोनोपोली में क्या हुआ कि अगर हमारे पास 4 कंपनियां नहीं थी, हमारे पास 5 कंपनी नहीं थी, हमारे पास सिर्फ एक ही कंपनी थी। अब बेंगलुरु ब्रांच में हमें क्या करवाना था, हमें कुछ काम करवाना था इन लोगों से, और इनके लिए एक जॉब की अपॉर्चुनिटी थी, 1 जॉब था, खाली एक जॉब था। तो जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि अगर बहुत सारी कंपनियां होती और तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती, पर यहाँ पे एक ही जॉब है, एक ही कंपनी है, तो फिर यहाँ पे जाएंगे भी तो सिर्फ 5 ही लोग, 5 लोग जाएंगे, और उनमें से जॉब मिलेगी एक बंदे को, नेसेसरी उससे उसे कम पैसे दिए जाएंगे, कम पैसे देंगे और काम ज़्यादा लेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत से ज़्यादा हमारे पास बिजनेसेस हों। अगर एक इंडस्ट्री तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होंगे तो उससे सबका फायदा होगा, पर अगर एक ही कंपनी होगी तो उससे एक ही कंपनी का फायदा होगा। अब हम साथ में एक और चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर डेवलपमेंट चाहिए तो डेवलपमेंट के लिए मोनोपोली लानी पड़ेगी, डेवलपमेंट के लिए मोनोपोली लानी पड़ेगी, या तो मोनोपोली कहते हैं वो लोग, या फिर कहते हैं साथ में कि डेवलपमेंट में कैपिटलिस्ट बनना पड़ता है। कैपिटलिस्ट, स्पेलिंग थोड़ी सी शायद गलत हो सकती है, पर स्पेलिंग पे मत जाओ। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि मोनोपोली या कैपिटलिस्ट बनने से डेवलपमेंट होता है, तो ये मैं अब आखिरी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, तो इसे भी ध्यान से सुन लो। डेवलपमेंट होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मोनोपोली आ जाएगी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आ जाएगी तो उससे डेवलपमेंट होगा। अगर कोई ये बात कह रहा है तो उससे सबसे पहले पूछो डेवलपमेंट का मतलब क्या है। सबसे पहले डेवलपमेंट कहाँ कब आता है और कितना आता है, और डेवलपमेंट की कोई एंड है या नहीं है। डेवलपमेंट का कोई एंड गोल नहीं है, सही बताऊं तो। देखो, इंसान पहले क्या था, इंसान पहले बंदर था, बंदर था, 4 पैरों पे चलता था, ये 4 पैर हो गए, बंदर था तो ठीक है। तो उसके बाद वो हम इंसान बन गए, ठीक है। ऐसी ऐसी कर करके फिर हम आगे जाके और डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। और आजकल का सिनेरियो देखा तो इंसान तो जानवर ही बनते जा रहा है, दोबारा से कन्वर्ट हो रहा है। सिली जोक्स। तो चलो, हाँ, अब हम दोबारा बात करते हैं। देखिए कि डेवलपमेंट की कोई एंड नहीं होता है। सबसे पहले तो पहले हमारे पास मोबाइल फ़ोन थे, मतलब हमारे पास खाली फ़ोन भी नहीं थे। अब हमारे पास फ़ोन आ गए हैं और धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं। पर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखिए डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट का जो वो होता है वो फास्ट होता है, डेवलपमेंट फास्ट होता है। पर जो लोगों का डेवलपमेंट है, जो मिडिल क्लास का है या फिर लोअर क्लास का है, उसका डेवलपमेंट हो नहीं पाता है, उसका बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। बिल्डिंग बड़ी बन जाएगी, बिल्डिंग्स बड़ी बन जाती हैं, इमारतें बड़ी बन जाएंगी, बड़े बड़े ऑफिस खुल जाएंगे, पर लोगों पे ऐसा नहीं रहेगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये होता है, खाली रिच पर्सन के पास पैसा रहता है। जो जो बड़े लोग होते हैं उनका पैसा, रिच, RICH लिखने वाला था मैं, रिच, रिच कंपनियों का पैसा बढ़ता रहता है। जो गरीब लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं, उनका पैसा घटता रहता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा होता है। डेवलपमेंट तो होता है, तेज होता है, बिल्डिंग बन जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती हैं, पर क्या है, लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, और उससे मैंने बताया है कि मोनोपोली हो जाती है, उससे मोनोपोली हो जाएगी। और ये मैं आपको थोड़ा सा समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या है, मैं ये प्रेजेंटेशन में मैंने जरा सी भी प्रैक्टिस नहीं करी है।
मैं सिर्फ अपना क्या कर रहा था, मैं सिर्फ देख रहा था कुछ वीडियोस अपना बहुत टाइम पहले से, और मैं अपना नॉलेज ले रहा था, इंटरनेट से नॉलेज ले रहा था। धीरे धीरे मैंने नॉलेज ली, और फिर पर मैंने वीडियो बनाने की प्रैक्टिस नहीं करी। मैंने अभी वीडियो बनाने की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी है, तो इसलिए मैं थोड़ा समझा नहीं पा रहा हूँ इस बात को। पर इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ढंग से ऑनलाइन रिसर्च करनी पड़ेगी इस टॉपिक के ऊपर। और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, हर एक बंदे को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स की नॉलेज सबको होनी चाहिए कि क्या बुरा है क्या सही है हमारे लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, एक पर्सन के लिए, खुद के लिए भी हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए एक एज इंडिविजुअल, मतलब सिंगल पर्सन के लिए क्या जरूरी है हमारे लिए, अपने आप के लिए, साथ में एज अ होल, मतलब पूरी हमारे कंट्री के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमें उस चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा। तो जो भी मैंने अभी बताया कि सरकार को 2 कंपनियां खोल देनी चाहिए सरकारी, और कम से कम 10 कंपनी रहनी चाहिए, या फिर जो जो तरीके बताया, कंपटीशन बोर्ड बना देना चाहिए कि वो सबको देखता रहे कि भाई अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग बोर्ड बना दो कंपटीशन का, और उसे क्या है कोई मिनिस्ट्री हैंडल नहीं करेगी, वो ऑटोनोमस बॉडी होगी, उसके पास खुद की पावर होगी, जैसे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की होती है, जो सरकार का ऑडिट करती है संस्था उसकी होती है, वैसी सबकी अलग पावर होगी, उसे कोई कंट्रोल नहीं करेगा। तो मैंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में भी ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करी है, कि जो लोग कहते हैं कि कैपिटलिस्ट बेटर होती है, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा जब मेरे पास टाइम होगा। पर मेरे पास अभी टाइम की बहुत शॉर्टेज चल रही है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाने की प्रैक्टिस नहीं करी, डायरेक्ट मैंने समझाने की कोशिश करी। वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं बनी होगी, पर यह है कि आपको इससे काम चलाना पड़ेगा अभी के लिए। तो चैनल को या तो सब्सक्राइब कर दो, चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर देना आपको, और साथ में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इससे जो भी मैं कमाऊँगा, जो भी मैं अर्निंग करूँगा, अगर मैं फ्यूचर में करूँगा, जो भी मैं फ्यूचर में अगर अर्निंग करूँगा भी, तो मैं सारी अर्निंग्स जो है वो एजुकेशन में डोनेट कर दूंगा, लोगों को एजुकेशन में लोगों के लिए लगा दूंगा, डोनेट करने का मतलब लगा दूंगा बच्चों की एजुकेशन में इस पैसे को। अगर इससे कोई मेरे एजुकेशन से इनकम हुई तो सही है, इसलिए आप बेफिक्र होकर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, अगर वीडियो भी अच्छी लगी। और ये भी मत सोचना कि मुझे इससे कोई पैसे का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं डोनेट कर दूंगा जितना भी पैसा आएगा। अगर ऐड डलवा के मैंने इस चैनल पे पैसा कमाया, ऐड से अगर पैसा आया, अभी तो मैंने ऐड नहीं डलवाऊंगा क्योंकि अभी तो नया नया चैनल बना है, तो भी अगर ऐड आया इस चैनल पे, तो उससे जो भी पैसा आएगा वो मैं एजुकेशन में डोनेट कर दूंगा। सही है। तो सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।